आज की ट्रेडिंग करना इजी था या फिर उस टाइम पे ट्रेडिंग करना आसान था? देखो, ट्रेडिंग करना तो डेफिनेटली आज ही आसान है, अच्छा। बट आज कंपटीशन बहुत बढ़ गया। तो आई वॉज शॉक्ड जो आपने एक्सपीरियंस किया है कि मार्केट कैसे काम करता है, वो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि यार कि मैं एक ऑपरेटर से मिला था और उस ऑपरेटर ने एक चीज़ कही कि आप ये चार्ट क्या करते हो? चार्ट तो हम बनाते हैं। दूसरा क्या क्राइटेरिया है कि ऐसे स्टॉक्स में ना फंसा जाए? बिकॉज तो मेरा जो एक क्राइटेरिया है, मैं 50 रुपीज़ से कम वाले शेयर को अच्छा मानता ही नहीं। ट्रेडिंग में भी कुछ लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं, फंडामेंटल्स बिल्कुल भी नहीं देखते, मतलब खोलेंगे भी नहीं कि क्या प्रॉफिट सेल्स है। उसमें एक कॉम्बिनेशन मैंने बनाया। देखिए, इस मार्केट में सिर्फ एक चीज़ से पैसा नहीं बनता। अगर आप सिर्फ नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। एंड ये पॉडकास्ट अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हो, बिगिनर हो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। हितेश शुमानी जी, जो सेबी रजिस्टर्ड भी हैं, CFA भी हैं, एंड पिछले 20 सालों से स्टॉक मार्केट के अंदर, 20 साल, 20 ईयर्स, बहुत लंबा पीरियड होता है। तो अगर आप नए हैं और आप ये पॉडकास्ट देखते हैं तो 20 सालों में जो भी हितेश जी ने सिखाया है या जो गलतियाँ करी हैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। एंड एजुकेटर भी हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को पढ़ा चुके हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो अगर आप सीखना चाहते हो, एक डायरेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप इस पूरे पॉडकास्ट को देखते हो। तो हेलो हितेश जी, या है शुरू करते हैं। कैसे सर आप? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। एंड एक चीज़, हितेश जी गुजरात से हैं, मतलब गुजरात में ऑपरेट करते हैं। तो सर कैसे आपकी जर्नी कैसे आई? बिकॉज मैं आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होती है स्टॉक मार्केट में। मुझे लगता है 80% जो लोग आए हैं वो कोविड के बाद आए, एग्जैक्टली। है ना? तो ज़्यादातर मैं लोगों से मिलता हूँ 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल। जो कोविड से पहले लोग आए होते हैं तो उन्हें मैं मानता हूँ कि हाँ, इन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ है ना? Exactly. आप सब 20 साल से हैं, मतलब 2005, आपने 2008 का क्रैश भी देखा होगा, है ना? इतने सारे इवेंट्स देखे होंगे। तो सर ये इंट्रोडक्शन कैसे हुआ इतना पहले, क्योंकि तब तो नहीं होगा इतना देखिए, टेक्नोलॉजी। मैं एक्चुअली CFA करने के लिए निकला था। कौन से साल की मैं बात? बेसिकली उदयपुर से हूँ, राजस्थान से। तो मैं गया अहमदाबाद CFA करने के लिए एंड इट वाज 2003। वहाँ मैंने देखा कि अहमदाबाद यानी गुजरात, वहाँ स्टॉक मार्केट का क्रेज़ हमेशा से था। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, उनके पापा स्टॉक मार्केट की बातें करते थे। वो शेयर्स के लिए तब भी कॉपी और पेन में चार्ट बनाते थे। तो मैंने कहा ये क्या करते हैं, ये क्या है? और फिर हमने CFA किया तो कहीं ना कहीं वो भी उसी से रिलेटेड फील्ड था। हमने फंडामेंटल एनालिसिस सीखा, हमने कंपनी की वैल्यूएशन सीखी। फिर धीरे 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 इंटरेस्ट जगने लगा कि यार ये क्या चीज़ है, इसके अंदर और डिटेल में जाना चाहिए। एंड देन आई लर्न टेक्निकल एनालिसिस। मैंने टेक्निकल एनालिसिस भी सीखा और वो जर्नी है और आज की जर्नी है, मैं बस स्टॉक मार्केट में ही हूँ। सर ये टेक्निकल से तब और आज में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। पहले कंप्यूटर से नहीं होते थे, अच्छा। अब लोग मोबाइल से ट्रेड करते हैं। पहले चार्ट के लिए मुझे याद है कि पेड सॉफ्टवेयर्स ही लेने पड़ते थे। आज ट्रेडिंग व्यू अवेलेबल है, investing.com अवेलेबल है, न जाने कितनी सारी फ्री वेबसाइट पे लाइव चार्ट्स होते हैं। पहले लाइव चार्ट मतलब बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक मेटा स्टॉक करके चार्ट आता था, मेटा चार्ट्स कहते थे उनको। वो खाली आपको EOD यानी एंड ऑफ द डे के चार्ट्स दिखाता था, लेकिन लाइव चार्ट के लिए एवरीवन हैज़ टू पे, और तब वो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बहुत हाई थी। तो ये जो चेंज आया, ये जो रेवोल्यूशनरी चेंज है, ये तो मैं कहूँगा इन 20 सालों में मेरे सामने धीरे धीरे काफ़ी हद तक रेवोल्यूशनाइज हो गया है। तो सर पहले टेक्निकल कैसे होता था? जैसे आज की डेट में लोग बहुत कुछ आ गया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ट्रेंड लाइन इंडिकेटर, ये में लगाओ। उस टाइम पे कैसे होता था? पहले मुझे लगता है लिमिटेड इंडिकेटर्स को ही हम टेक्निकल एनालिसिस समझते थे। टेक्निकल एनालिसिस मतलब RSI, मूविंग एवरेज, बॉलिंगर बैंड, ये 3-4 इंडिकेटर के अलावा किसी को आता था तो उसको कहते हैं यार इसको एक नया इंडिकेटर आता है। ये मैं आज से 15 साल 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये मैंने रियलाइज़ किया है। तब चार्ट का मतलब कैंडल्स, चार्ट का मतलब चार्ट के पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, और या 3-4 इंडिकेटर, यही टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया थी। अब काफ़ी सारे लोगों ने उन्हीं के नाम बदल दिए हैं। देखिए, चार्ट वही है, प्राइस एक्शन वही है। लोग कहते हैं मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूँ, मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। एवरीथिंग इज़ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस। वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आज लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं। प्राइस जब फॉल करती है तो उस जगह स्मार्ट मनी कौन लाता है? वही तो सपोर्ट बनाता है। तो एग्जैक्टली बात वही है,
नाम अलग हैं, बट येस अब इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं। और क्योंकि ट्रेडिंग व्यू आपको ऑप्शन देता है तो काफ़ी लोग उस पर इंडिकेटर खुद के भी बनाते हैं, चेंजेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। पहले ये इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो पीपल वर नॉट एबल टू डू दैट, लोग कर नहीं पाते थे। हम भी सोचते थे कुछ चेंज करें, बट हमारे पास जो लिमिटेड टूल थे उसी में काम करना था। लेकिन अब एवरीवन कैन डू एनी चेंजेस इन द मार्केट। तो 2005-6 में मुझे लगता है पब्लिकली इंटरनेट इतना अवेलेबल नहीं होगा, है ना, नहीं था। तो आज तो ट्रेड लेनी है, ऐप खोला तुरंत ट्रेड हो गया। पहले अगर किसी को ट्रेडिंग करनी होती थी तो क्या प्रोसेस था? पहले ट्रेडिंग करने के लिए आपको ब्रोकर के पास ही जाना पड़ता था। ठीक है, मैंने ब्रोकर का इस ऑफिस होता ट्रेडिंग था। की लाइफ में भी बहुत बड़े चेंजेस देखे हैं। पहले जब मैं 2005-6-7 की बात करूं तब फिज़िकल शेयर्स में भी ट्रेड होता था। फिज़िकल शेयर में लोग बाय सेल करते थे, यानी अपने ब्रोकर को कहते थे कि आज मेरे लिए 200 रिलायंस ले आना। जैसे अपने घर वाले कहते हैं कि मेरे लिए सब्जी लेके आना, तो पहले आपको ब्रोकर को कहना पड़ता था कि आज मेरे को 200 रिलायंस चाहिए। तो वो ब्रोकर आपके लिए स्टॉक एक्सचेंज में जाता था, इसको कहते थे फ्लोर ट्रेडिंग। तो फ्लोर ट्रेडिंग में ब्रोकर जाता, फिर वो आपके लिए वहाँ पे बाय सेल की बार्गेनिंग करके आपके 200 शेयर लेके आता और किसी के और ब्रोकर 200 शेयर बेचता था। फिर वो शेयर्स आपके पास आते थे, फिर वो आपके लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाते थे, आपके नाम पे अलॉट होते थे और फिर आप रिलायंस के 200 शेयर होल्डर्स बनते थे। तो ये एक प्रोसेस था। अब वो प्रोसेस धीरे धीरे चेंज हुआ। फिर फ़ोन बैंकिंग, मतलब इसको जैसे आज अपन फ़ोन बैंकिंग कहते हैं, उस टाइम फ़ोन ब्रोकिंग कहते थे कि लोगों को जाना नहीं पड़ता। फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया। मैंने जब से 2005-7 की बात करूं तब से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शुरू ही था। मैंने फिज़िकल में खुद पर्सनली कभी ट्रेड नहीं किया, लेकिन तब तक भी फिज़िकल लोग करते थे। आईपीओस तो फिज़िकल ही भरे जाते थे। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शुरू हुआ उसमें ब्रोकर के पास जाके आप काफ़ी लोग बैठते थे, वहीं 9 से 3:30 अपना ऑफिस होता था उन लोगों का, वहीं नाश्ता करते, वहीं कहते मेरे 50 रिलायंस बाय करो, मेरे 100 रिलायंस बाय करो। फिर जाना बंद हुआ क्योंकि मोबाइल ट्रेडिंग शुरू हुआ, लोगों ने मोबाइल पे ही ऑर्डर लिखाना शुरू किया। और अब ये कोविड के बाद से अब आपके पास मोबाइल ऐप होने लगी है। आप डायरेक्टली किसी को फ़ोन नहीं करना है, जहाँ बैठे हो वहाँ से कर सकते हो। और यही मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनराइज चेंज हुआ कि अब हर कोई स्टॉक मार्केट में एंटर करता है। पहले एक एज में ही लोग जाते थे कि यार ब्रोकर के जाना है, मतलब दूसरा काम नहीं करना है, तो कॉलेज के बच्चे नहीं जाते थे, स्टूडेंट्स नहीं जाते थे, जॉब वाले नहीं जाते थे। आज कोई भी जॉब कर रहा है, कॉलेज में भी बैठा है, ऐप खोली और ट्रेड कर लिया। यही कारण है जो इतना बड़ा चेंज आया। तो सर अब आसान है या तब आसान था? बिकॉज आज की डेट में मैं मानता हूँ बहुत इजीली न्यूज़ मिल जाती है, तुरंत पता चल गया भाई, पोर्टल पे अपडेट हो गया, रिजल्ट आ गया, लाइव चार्ट मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है, 1000 तरीके के इंडिकेटर्स अवेलेबल है। बट अगर जैसे आप ये मानिए कि अगर आप आज ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो तो आज की ट्रेडिंग करना इजी था या फिर उस टाइम पे ट्रेडिंग ट्रेडिंग करना आसान था? देखो, ट्रेडिंग करना तो डेफिनेटली आज ही आसान है, अच्छा, बट आज कंपटीशन बहुत बढ़ गया। आप कंपटीशन जो आप जानते हो वो दुनिया जानती है, और ऑपरेटर तो सबसे पहले वही चीज़ जानता है कि तुम क्या सीख के आए हो। तो उसे अगर आपसे पैसे कमाने हैं तो जो आसान तरीका यूज़ करेगा वो पैसा नहीं बना पाएगा। पहले वो आसान तरीके वाले भी क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड थे, लोग कम थे, तो वो कमा लेते थे। हम वही चार्ट की बात करें, वो चार्ट में पहले ट्रेडिंग करना बहुत इजी था क्योंकि चार्ट कम लोग जानते थे। आज की तारीख में बहुत लोग जानते हैं, तो अब उस चार्ट में आपको और एडवांस होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, पहले लोग, मैंने कहा कि वहाँ बैठ के ट्रेड करते थे तो कहीं ना कहीं एक सिंसियर अटेम्प्ट करते थे कि हम जा रहे हैं, कर रहे हैं। अब लोगों ने ट्रेडिंग को थोड़ा मजाक समझ लिया है। मैं तो घूमने आया हूँ, फिर भी चलो निकाल लेता हूँ 2000 आज की खर्ची निकल जाए, तो इतना आसान नहीं है ये सब। मतलब पहले कुछ लोगों को ईओडी वाला चार्ट दिखता था, तो जिसने पेड पैसा दे के सॉफ्टवेयर खरीदा है उसको लाइव चार्ट दिख रहा है, तो उसके पास एक एज था जो बाकी लोगों के पास नहीं था। अब सबके पास इन्फॉर्मेशन है तो सब एक कॉमन ग्राउंड में। अब यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा क्या है वो ही हमेशा जीतता है। तो पहले वो एक्स्ट्रा था, अब ये कॉमन हो गया। तो अब आपके पास आपका नॉलेज एक्स्ट्रा होना चाहिए, आपका डेडिकेशन एक्स्ट्रा होना चाहिए। और मैं सबको कहता हूँ डिसिप्लिन इस मार्केट का सबसे बड़ा एज है। ये अगर आपके पास है तो पैसा बनेगा, नहीं है तो पैसा जाएगा। तो सर आपने 5-6 में स्टार्ट करा,
कैसी ये जर्नी रही है 20 सालों की? बिकॉज मुझे लगता है इसमें एक कुछ जंप्स होंगे, कुछ अप्स एंड डाउन्स होंगे स्टार्टिंग में। मुझे लगता है मेरा मार्केट को लेकर हर साल एक नया ओपिनियन बनता है। कभी मुझे लगता है कि यार ये चीज़ सही नहीं है, कभी अगले 6 महीने बाद मेरा व्यू बदल जाता है। एज अ पर्सन भी आप चेंज होते हो। तो आपका स्टार्टिंग में क्या ट्रेडिंग स्टाइल था? आप क्या सोचते थे मार्केट के बारे में? फिर कैसी इवॉल्व हुआ है ट्रेडिंग जर्नी आपका? हाँ देखो, ये जो चीज़ मैंने कहा लर्निंग लर्निंग लर्निंग, और यही आपने भी कहा कि हर 6 महीने में चेंज होता है, तो इस मार्केट में भी आपका सेम तरीका 20 साल तक नहीं चलेगा। करेक्ट। मैं अगर खुद को आज रिवाइंड करके देखूं तो मैं जो 20 साल पहले करता था शायद वो मैं भूल भी गया हूँ। मैं उसको ही क्योंकि इतना एडवांस कर चुका हूँ कि अब वो 20 साल पहले वाले फॉर्मूले पे मुझे पैसा आज पता है कि नहीं बनेगा। तरीका बहुत आसान था, वही तरीका आज भी है, लेकिन अब उसके तरीक़ों में और एडवांसमेंट आ गया है, चीज़ें और बदल गई है, चीज़ें और मॉडिफाइड हो गई हैं, चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंप्लीफाइड होते होते कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं जो कि हम ही जानते हैं। करेक्ट। तो सर आप अहमदाबाद में ऑपरेट करते हैं अभी, है ना? तो सर हमें, क्योंकि हम यहाँ दिल्ली में रहते हैं, और तो हमें ये सुनने में आता रहता है कि जितना भी शेयर मार्केट का काम है, सही गलत, वो सारे गुजरात में ही होते हैं। जैसे अभी न्यूज़ आती रहती है कि भाई अहमदाबाद के ऑपरेटर थे, छापा पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये सारे काम गुजरात में ही देखने के लिए मिलते हैं। और सही बात है, मतलब गुजरात बिजनेस में भी इतना आगे है, धंधे की समझ भी है, और धंधा करना भी आता है, और धंधे की समझ है तो शेयर मार्केट भी आता है, इन्वेस्टिंग भी आता है, कहाँ पैसा लगाना है। तो सर क्या मतलब है जो गुजरात को इतना यूनिक बना देता है? मतलब क्या ऐसा इन्वायरमेंट है जो यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है? जैसे आप आए हो तो आपको लगता हो कि यहाँ मिसिंग है, क्या ऐसा होता है वहाँ तो पे? ये एक फैक्ट तो है ही है कि गुजरातीस के ब्लड में ही स्टॉक मार्केट है। अच्छा। ये मैंने भी रियलाइज़ किया था जब मैं 2003-04 में अहमदाबाद गया। तो मैंने कहा यार हमने तो स्टॉक मार्केट का नाम भी नहीं सुना, यहाँ हर कोई स्टॉक मार्केट करता है। वहाँ हाउसवाइफ भी स्टॉक मार्केट करती हैं, वहाँ एवरीवन। देखिए ये एक डेटा ही है कि जहाँ अगर इंडिया के सारे डीमैट अकाउंट की बात करें तो हाईएस्ट इज़ महाराष्ट्र एंड द सेकंड स्टेट इज़ गुजरात। बट महाराष्ट्र में भी आपको कहूँगा मोस्ट ऑफ देम आर गुजरातीज, राइट। तो गुजराती स्टॉक मार्केट में हमेशा से थे। उसके दो मेन रीज़न मैंने देखा। सबसे बड़ी बात, बिजनेस करने का उनका जो तरीका है वो बहुत अलग है। हमारे लिए बिजनेस मतलब दुकान लगा दी, दुकान से 4 दुकान लगा ली, बस हो गया, सेटिस्फाइड हो गए। बट दे बिलीव इन मेकिंग लिस्टेड कंपनीज, वो बड़ी बड़ी कंपनीज बनाते हैं। गुजरात में भी इतनी ही बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं, महाराष्ट्र में भी इतनी ही बड़ी लिस्टेड कंपनीज है। बेस्ट एग्जांपल हैं धीरू भाई अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो भी गुजराती हैं, अदानी वो भी गुजराती हैं। तो दे नो हाउ टू मेक द बिजनेस बिग, एंड उन्हें ये भी पता है कि अगर बिज़नेस को बड़ा करना है तो मेरे अकेले के पैसों से नहीं होगा, आई नीड फंड्स। तो उन्होंने वो फंड्स के कॉन्सेप्ट पे काम किया। ये कॉन्सेप्ट लाए हैं धीरू भाई अंबानी। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में सबसे पहला एक बहुत बड़ा आईपीओ लेके आए और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बन गई। तो यही चीज़ सब लोगों ने फॉलो करी और वो कल्चर से इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज़ हैं। मैं आज भी अगर नोटिस करूं 6,500 अगर लिस्टेड कंपनीज़ हैं एनएसई में, तो कम से कम 2,000 तो गुजराती बेस्ड होंगी। सिर्फ अहमदाबाद बेस्ड नहीं होंगी या गुजरात बेस्ड नहीं होंगी, महाराष्ट्र से होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें गुजरात का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो वो जो लिस्टेड कंपनीज़ में फिर पैसा बना, लोगों को लगा कि इतना बड़ा भी बिजनेस बन सकता है। किसी ने आज से 15 साल पहले नहीं सोचा होगा कि कोई बंदा आएगा जिसका नाम गौतम अदानी होगा, राइट। तो ये होता है पैसों से, ये होता है मल्टीप्लिकेशन से, और ये होता है पब्लिक के फंड से। मतलब दिल्ली का कोई इंसान है तो उसके लिए धंधा यही है कि मतलब अपने पैसों से ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली। एक दुकान लगाएंगे, पैसा बचाएंगे, दूसरी लगाएंगे। गुजरातियों का माइंडसेट होता है कि पब्लिक का पैसा लेंगे, आईपीओ लेंगे और फिर बड़ा बनाएंगे। करेक्ट, ये बहुत बड़ा है। और क्योंकि उन्हें धंधा बनाना आता है तो उन्हें समझ भी है किस किस कंपनी में डालना है, किसका आईपीओ लगाना है। तो उनके लिए ये कॉमन चीज़ है। अब तो आईपीओ आता है तो सब अप्लाई कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट आ गया। मुझे लगता है उस टाइम पे तो जब आईपीओ आता होगा तो आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ता होगा। न्यूज़ भी आपको पता चलती होगी कि अच्छा ये आईपीओ आया है, तो कहाँ पैसा डालना है इसकी भी समझ आई है। हितेश जी, मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ गुजरात में, कुछ गुजराती से मिलता हूँ, स्टॉक मार्केट की बातें करते हैं। एक ऑपरेटर वर्ड बहुत फेमस है और मुझे लगता है ये
ऐसे लोग बोलते भी है कि सब कुछ गुजरात से ऑपरेट होता है, तो आई एम श्योर क्योंकि अगर आप गुजरात में रहते हो, आप सेम डोमेन में हो, तो आपने भी कुछ कहानियाँ सुनी होंगी, कुछ स्टोरीज सुनी होंगी, या कुछ इंसिडेंट देखे होंगे, कहानियों की क्या बात है, आपने कुछ एक्सपीरियंस करा होगा, तो सर उसमें कुछ बताइए। देखिए, ऑपरेटर वर्ड तो यही है, मैं कहता हूँ ही इज़ मोर स्मार्टर देन अ रेगुलर पर्सन। हाँ। मार्केट में लोग हर्षद मेहता को भी ऑपरेटर कहते थे, बट मैं नहीं कहता, बिकॉज वो उसका टैलेंट था। ही न्यू हाउ टू मेक मनी, और उसको लगता था कि कंपनी की क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, तो वो नीचे से बाइंग करता था कम प्राइस पे, और जब बहुत अच्छी वैल्यूएशन होती थी तो वो सेल करता था। तो एक ऑपरेटर भी ऐसा ही करता है। बट यस, काफ़ी सारे लोग उसको मैनिपुलेशन भी करते हैं, गलत करते हैं, जिस चीज़ की वैल्यूएशन ही नहीं है उसको मैनिपुलेट करके, ओवर एग्जीगरेट करके लोगों को बेचते हैं। तो ये सिर्फ गुजरात में नहीं होता, ये तो पूरे हिंदुस्तान में होता है। मैं आपको कहूँगा काफ़ी सारे ऐसे स्टेट हैं, क्योंकि मुझे तो अब 20 साल हो गए इस मार्केट में, तो आई नो कि कौन सी चीज़ कहाँ ऑपरेट होती है, कैसे ऑपरेट होती है। ये चार्ट जो है ना, टेक्निकल एनालिसिस, ये इन सब का सॉल्यूशन है। आपको चार्ट बताएगा कि कौन से स्टॉक में ऑपरेटिंग होती है और कौन से स्टॉक नेचुरली चल रहे हैं, कौन से स्टॉक प्रॉपरली वैल्यूड हैं और कौन से स्टॉक अंडर वैल्यूड हैं या इस तरीके से मैनिपुलेटेडली ओवर वैल्यूड हैं। ये सब कुछ चार्ट से पता चल जाता है। बाकी कोई भी ऐसे स्टॉक्स नहीं होते जहां ऑपरेटिंग नहीं होता या जो मैनेज नहीं होते, बट कुछ स्टॉक्स को बहुत मैनिपुलेट करके मैनेज किया जाता है। दैट इज़ 100% रॉन्ग। तो सर कुछ आपने बताया नहीं सर, कुछ इंसिडेंट आप बता दीजिए जो कैमरे पे बता सकते हैं कि मतलब क्या क्या आपने देखा, क्योंकि मैं जब पहली बार मिला था, जब ये इंसिडेंट्स हुए, तो आई वॉज शॉक्ड। मतलब जैसे होता नहीं कि जो आपने सीखा है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है कि मार्केट कैसे काम करता है, वो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है कि यार ये क्या चीज़ है ना, कि हम फंडामेंटल्स देखते हैं, हम टेक्निकल देख रहे हैं, सब कुछ स्टडी करने के बाद एक कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसे ही स्टॉक चल जाएगा। तो सर कुछ तो आप बताइए तो ऑडियंस को। इसका एक एग्जांपल दूंगा, मैं नाम तो नहीं ले हाँ। सकता, ना कंपनी का ना किसी बंदे का, बट हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि मैं एक ऑपरेटर से मिला था और उस ऑपरेटर ने एक चीज़ कही कि आप ये चार्ट चार्ट क्या करते हो, चार्ट तो हम बनाते हैं। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो। बोले देखो अभी मैं आपको एक स्टॉक में जो अभी ऑपरेट करने वाला हूँ, आज उसका भाव 12 रुपये है, देख लेना 6 महीने में 120 रुपये होगा। मैं कहा मैं नहीं मानता, मैं पैसे लगाऊं। बोले लगा दो अगर आपकी ताकत है तो, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया। मैंने कहा ऐसे कैसे होता है, चार्ट में तो वो बहुत नीचे चल रहा है, कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स नहीं है, कंपनी के कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, कंपनी का कोई एड्रेस ही नहीं है। कंपनी का मुझे मालूम था क्योंकि वो मेरे सामने सब कुछ हो रहा था। मैं कह इस कंपनी का 12 रुपये का शेयर 120 कैसे हो जाएगा। बोले 6 महीने बाद आप और मैं दोनों मिलेंगे, कमाओ तो फिर मुझे मेरा हिस्सा देना पड़ेगा। मैंने कहा भाई लूँगा तो कमाऊँगा ना, मैं तो नहीं लेता ऐसी चीज़ें। और लिटरली 6 महीने में वो शेयर 120 रुपये दिखाया उन्होंने, और फिर कहा कि अगर ले लिया हो तो बेच देना, हम इसको वापस 2 रुपये कर देंगे। और अगले 3 महीनों में वो शेयर फिर से 2 रुपये हो गया। इसे कहते हैं टोटली ऑपरेटिंग बेस्ड स्टॉक। उस दिन मुझे लगा कि भाई ये सारी चीज़ें भी होती है, लोग इतने पावरफुल ट्रेडर्स होते हैं जो चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जिस कंपनी का कोई बिजनेस नहीं है, जिस कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं है, जिस कंपनी की कोई फैक्ट्री नहीं है, उस कंपनी में भी लोग 12 रुपये पे लालच में आके शेयर लेते हैं और वही 120 रुपये पे भी लेते हैं और बेच के निकल जाता है ऑपरेटर। ये सब कैसे होता है, एसएमएस के थ्रू होता है। ये सब कैसे होता है, यूट्यूब के थ्रू होता है। यूट्यूब पे कहते हैं कि अभी भी ले लो, इसमें रोज़ सर्किट लग रहा है, अभी तुम्हें चांस मिलेगा। तो ये चांस मिलेगा नहीं, वो चांस आपको देते हैं कि 120 रुपये पे कौन लेगा। 120 रुपये पे रिटेलर लेता है, तब तक वो ले नहीं पाता। किसी भी स्टॉक में मैं तो कहता हूँ अगर 10 दिन तक लगातार बायर सर्किट लग गया, मतलब आप समझो दैट इज़ एन ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक। कौन होगा एक नेचुरल इंसान जो कि 1,000 रुपये के शेयर को 11,000 तक बढ़ने ही दे, बेचे ही नहीं। यस और नो, आप कोई भी शेयर आप लेंगे तो बेचोगे नहीं क्या। तो अगर नहीं बिक रहा और सिर्फ लोग ले रहे हैं, मतलब देयर इज समथिंग फिशी। करेक्ट। तो सर कैसे मतलब ऑपरेटर से एक तो आपने तरीका बताया कि आपको सर्किट्स लग रहे हैं, दूसरा क्या क्राइटेरिया है कि ऐसे स्टॉक्स में ना फंसा जाए, बिकॉज अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब नया इंसान आता है मार्केट में, तो उसे 2-5 रुपये वाले स्टॉक बहुत पसंद आता है। एग्जैक्टली। मतलब
मैंने भी ये गलती करी थी। और ये हर बिगिनर की एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि वो उसे नहीं लेना है रिलायंस, उसे एमआरएफ तो सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उसके पास 5,000 10,000 रुपये हैं। अब अगर रिलायंस का स्टॉक लेगा तो 10 आएंगे 10,000 रुपये में, और तो उससे लगता है कि यार 10,000 रुपये का ये 2 रुपये वाला स्टॉक खरीदता हूँ, 5,000 क्वान्टिटी होगी, और ये 2 रुपये का स्टॉक अगर 100 रुपये जाएगा तो वो मैथ में कैलकुलेशन बनाते हैं कि अच्छा यहाँ जाएगा इतना हो जाएगा, 10 रुपये 20 रुपये। तो सर कैसे नहीं फंसना है इन पेनी स्टॉक्स में या फिर ऑपरेटेड स्टॉक्स में? ये क्या सारे पेनी स्टॉक्स ऑपरेटेड होते हैं? देखो सबसे पहला तो मेरा जो एक क्राइटेरिया है, मैं 50 रुपीज़ से कम वाले शेयर को अच्छा मानता ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो, राइट। एक क्राइटेरिया तो ये है कि 50 से कम वाले को हो सके उतना आप अवॉइड करो। और दूसरा, ये जो दुनिया या यूथ सोचती है क्वांटिटी ले ले, उससे क्या फ़ायदा है? आप 1400 रुपये का एक रिलायंस है, मैं तो कहता हूँ एक शेयर भी लो, लेकिन 1400 रुपये में अगर आइडिया के 7 रुपये इंटू 700 शेयर भी आ जाए फिर भी आपके क्या काम के हैं? बिकॉज वो कैलकुलेशन के हिसाब से ही तो आपका पैसा जाता है। वो 1400 रुपये का एक रिलायंस का शेयर भी अगर 1600 आएगा तो आपको 200 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन 7 रुपये का आइडिया का शेयर अगर 7 रुपये 20 पैसे नहीं हुआ तो फिर मतलब क्या है? तो धीरे धीरे ऐसी कंपनी जहाँ पे पूरी दुनिया पैसा लगाती है वो बढ़ती नहीं है। मैं पिछले 6 सालों से मेरे हर स्टूडेंट को या मेरे हर लेक्चर में मैंने एक ही एग्जाम्पल दिया कि येस बैंक नहीं लेना है। तब भी वो 20 रुपये था और वो आज भी 20 रुपये है, और तब भी मैं उन्हें कहता था कि किसी भी स्टॉक को अच्छा कैसे देखना है वो उसकी प्राइस बताती है। ये टेक्निकल एनालिसिस की सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट लाइन है, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, भाव ही भगवान है। अगर कंपनी अच्छी है तो वो शेयर 20 रुपये का क्यों है, और अगर वो कंपनी ख़राब है तो वो शेयर 800 रुपये का क्यों है। ये एग्जाम्पल मैं 2020 में भी अपने स्टूडेंट को देता था कि HDFC बैंक 800 में भी सस्ता है और येस बैंक 20 में भी महंगा है। आज भी 6 साल बाद येस बैंक 20 ही चल रहा है, और वही HDFC बैंक अभी 2000 हो गया और उसमें भी उसने इतना डिविडेंड दिया और अभी लेटेस्ट बोनस करके 1 के 2 शेयर कर दिए। वो 800 वाला यानी आज की तारीख में 2200 रुपये का शेयर हो गया। उसने इतने साल डिविडेंड दिया, वो तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं। सो पीपल, ये जो लोग सोचते हैं उन्हें इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा कि आपको कैपिटल पे रिटर्न्स की बात करनी है, नंबर ऑफ शेयर्स पे बात नहीं करनी है। हमें 1000, 2000, 5000 क्वांटिटी लेने से कुछ नहीं होगा। आप चाहे एक भी शेयर लो लेकिन पावरफुल लो। तो सर अभी टेक्निकल एनालिसिस पे आता है, आप मेनली स्टूडेंट्स को टेक्निकल सिखाते हो या फंडामेंटल्स? हम टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब सर टेक्निकल की जब बात आती है ना, तो वो खुद में, जैसे फंडामेंटल में तो कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। हर फंडामेंटल एनालिस्ट एग्री कर जाएगा कि भाई सेल्स अच्छी होनी चाहिए, हाँ अच्छी होनी चाहिए, मतलब एवरीवन विल एग्री कि भाई पी रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अंडर वैल्यूड होनी चाहिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न ऐसा होना चाहिए। दे आर फिक्स्ड रूल्स जिस पे हर इंसान एग्री करता है। फंडामेंटल्स में ये अच्छी बात होती है, मतलब ऐसा नहीं होगा कोई इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से लड़ने लगे कि नहीं ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब ज़्यादा हो तभी बढ़िया। टेक्निकल एनालिसिस में हर ट्रेडर का अलग सिस्टम है, एग्जैक्टली हर ट्रेडर का अलग स्टाइल है। इतने कॉन्सेप्ट हो गए हैं, मुझे तो भी समझ नहीं आता है। SMC, ITC, कोई बोलता है प्राइस एक्शन करो, कोई बोलता है इंडिकेटर में है, इंडिकेटर में कोई बोलता है कि भाई ये लैगिंग इंडिकेटर है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो सर कैसे कोई घुसे और क्या सीखे पहले? देखिए, सबसे पहले तो एक ये क्लैरिटी तो करनी होगी कि टेक्निकल क्यों और फंडामेंटल क्यों नहीं। मैं सबको कहता हूँ दैट आई एम अ CFA, मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ। यानी CFA मतलब फंडामेंटल की वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिग्री है। बट उसे करने के बाद भी जब मैंने 3.5 साल उसमें बहुत पढ़ाई की और मैं जब रियल लाइफ में मार्केट में गया, तब देखो रिपोर्ट किसे कहते हैं, आप जिसे कहते हैं कि कंपनी की PE क्या होना चाहिए, उसके प्रॉफिट्स क्या होने चाहिए, सेल्स क्या होने चाहिए, वो जो नंबर्स आप पढ़ रहे हो, मुझे उस दिन पता चला कि उस नंबर की ऑथेंटिसिटी क्या है। हम जो गूगल यूट्यूब पे नंबर देखते हैं कि किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस ये हो गई, बट क्या वो नंबर एविडेंट है? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है 2007 में सत्यम। आज जिसे हम इन्फोसिस कहते हैं, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी IT की कंपनी है, 2006-07 में शायद सत्यम सबसे बड़ी थी। वो 27,000 लोगों का TDS पे करता था। उसका ऑडिट, ये कोई भी लिस्टेड कंपनी होती है, इन्हें थर्ड पार्टी ऑडिट कराना होता है, यानी एक दूसरे CA से अपने नंबर्स को या बैलेंस शीट को ऑडिट करवा के पब्लिश करना होता है कि दीज नंबर्स आर ट्रू।
उनका ऑडिट करते थे PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑडिट की कंपनी है। और उन्होंने उस नंबर को एविडेंट बताया, लेकिन जब गेट खुला तब पता चला वहाँ 2700 लोग भी काम नहीं करते थे। एक ही दिन में 600 रुपये का शेयर 6 रुपये हो गया। तब सर लोअर सर्किट्स नहीं होते थे? हाँ, नहीं होते थे। जो अच्छा। आज भी नहीं होता, जिसका फ्यूचर है। मतलब तब की बात आप छोड़ो, मैं जो 4 साल पहले इंडिया बुल हाउसिंग, मेरे सामने 900 रुपये का शेयर 100 रुपये हो गया एक ही दिन में, 92% डाउन। PC ज्वेलर, DHFL, ये सब तो लेटेस्ट एग्जांपल्स हैं जो कि पिछले 4-5 साल या 6-7 साल पहले की बात है। एक एक दिन में शेयर 94%, 97% मैंने डाउन होते हुए देखे हैं। तो सर अब तो ये नहीं होता, क्योंकि मैंने लास्ट 5 सालों में देखा है टाटा मोटर्स 20% गिर गया मैक्स। सर्किट्स लगते हैं। नहीं, सर्किट देखो, टाटा मोटर अलग चीज़ होती है, आज भी होता है। कोई भी शेयर टूट सकता है, जिसका भी फ्यूचर एंड ऑप्शन अवेलेबल है, यानी जिसके डेरिवेटिव अवेलेबल हैं, उनमें सर्किट लगता है, लेकिन वो सर्किट ओपन हो जाता है। बिकॉज आपके पास सिर्फ एक जगह नहीं है उसे बेचने की, आपके पास और 2 ऑप्शंस हैं। किसी ने कॉल ले रखा होगा, किसी ने पुट भी ले रखा होगा, तो उसे क्यों कमाई से रोकेंगे? तो उसके बस एग्जिट करने का यहीं पे रास्ता नहीं। जैसे जो मार्केट में कैश स्टॉक्स होते हैं जिनका डेरिवेटिव नहीं है, उनकी एक लिमिट होती है कि वो 5%, 10% या मैक्सिमम 20% टूट सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर कैटेगरी। बट जब स्टॉक F&O में आता है, डेरिवेटिव्स में आता है, तो वहाँ कोई लेवल नहीं है। वो पहले 10% टूटा, थोड़ी देर के लिए बंद हुआ, फिर और 10 टूटेगा और खुलेगा, फिर खुलते 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 हो सकता है 99% भी टूट जाए एक दिन के अंदर। एक दिन में 92% तो मैंने 3-4 स्टॉक में देखा है अपनी आंखों से। तो सर कैसा मतलब लोगों का ट्रस्ट टूटता होगा? मतलब एग्जैक्टली, सबसे बड़ी जिसने एक दिन पहले समझो 1 लाख का माल लिया, अगले दिन उसके बाद 6,000 ही बच गए। ये क्रिप्टो से भी डेंजरस हो जाता है। मेरे को तो यही सारे रीजंस है जिस वजह से लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा रिस्की है। जैसे मेरे पेरेंट्स या फिर मेरी जनरेशन या फिर बहुत सारे लोगों का होता है कि नहीं अलाउ करते हैं स्टॉक मार्केट। मतलब स्टॉक मार्केट मतलब सट्टा ही माना जाता है कि आप इन्वेस्ट मत ही करो। तो ऑफ कोर्स ये काफ़ी बड़ा इंसिडेंट है। तो आप मतलब फिर आपको समझ में आया कि ये नंबर्स पे मुझे भरोसा आना बंद हुआ। फिर मुझे लगा CFA करने के बाद CFA करने के बाद, क्योंकि मुझे था कि भाई CFA कर रहे हैं तो आप कंपनी की वैल्यूएशन अपने को आती है, ये है वो है, बट आप उस बात पे ही भरोसा नहीं करोगे आप जो नंबर देख रहे हो वो सही है या नहीं। मैं उस ऑपरेटर से मिल लिया जो कहता है कि देखो नंबर्स तो मैं बना के डालूंगा गूगल पे, उसी से तो इन्वेस्टर आएंगे, SMS में हम ऐसा डालेंगे, यूट्यूब पे हम वैसा डालेंगे। वो ऑपरेटर जो करता था वो मुझे बताता था कि ऐसा ऐसा हम करने वाले। मतलब सेल्स प्रॉफिट सब मैनिपुलेट करते हैं। एग्जैक्टली, सब कुछ मैनिपुलेटेड। अभी होता है ये सब? अभी भी होता है और हमेशा होगा। कितने % स्टॉक? जब तक लोग लालची हैं तब तक सब होगा। कितने % स्टॉक में जैसे? मतलब परसेंटेज तो बहुत कम ही होगा। अच्छा, हाँ, मतलब छोटी कंपनी में। हाँ, अपन तो ऐसे मैं परसेंटेज बड़ा बोल दूंगा तो लोग तो स्टॉक मार्केट छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। परसेंटेज तो बहुत कम होगा, लेकिन येस, पीपल आर ग्रेडी। उन्हें ऐसी चीज़ें समझ आती है कि ये तो कंपनी दुबई में भी इस्टेब्लिश हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। उन्होंने कभी जाकर नहीं देखा कि भाई उसका ऑफिस कहाँ है। वो ऑफिस जाके देखे तब पता चले कि यहाँ तो कुछ नहीं बनता। बट पीपल वांट टू मेक मनी। वो चाहे सबसे शॉर्टकट रास्ता सबको लगता है स्टॉक मार्केट है, और उसमें भी शॉर्टकट लगता है ये पेनी स्टॉक है, और उससे भी शॉर्टकट लगता है कि मेरे पास SMS आया है, मेरे फ्रेंड ने बताया है, ऊपर से न्यूज़ है। अभी ऊपर वाले कौन से कलर का है वो किसी को पता नहीं, उसे क्यों पता है, किस लिए पता है, बस पता है पता है पता है। टिप आई है, उस टिप में लोगों का पैसा पानी हो जाता है। सर ये मतलब अभी तो जैसे स्टॉक मार्केट है तो अभी यूट्यूब है और ये सारी चीज़ें, इससे इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है। जब ये इंटरनेट नहीं था तब भी तो ये चीज़ें होती होंगी कि रिटेलर्स को फंसा दिया। तो एग्जैक्टली होता तो है। कैसे टिप? तब SMS चलता, तब SMS चलता था, और या फिर लोगों को वर्ड टू माउथ का एक इसका कार्टेल चलता था। जो ऑपरेटर होता था वो उसके 10 जनों की टीम को कहता था कि सबको जाके तुम 10-10 को बताओ कि अब सर ये चलाने वाले हैं, ये चलाने वाले हैं। फिर वो 10 बाकी 10 को, तो ऐसे हज़ारों लोगों में वो कहते हैं ना, जय हो मूवी में तुम 1 का 3 को बताओगे, 3 को बताएंगे तो पूरे हिंदुस्तान को पता चल जाएगा। तो ऐसा भी होता था जब SMS नहीं थे। मैंने वो दौर भी देखा है कि वो बंदा बोले तो फिर तो और नहीं लेने का, कि भाई ये शेयर तो 100% जाने वाला है, बिकॉज़ यहाँ से तो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है।
आपको मिल नहीं रही। आपको क्या लगता है हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है या हमें जो न्यूज़ मिलती है वो बिल्कुल सही टाइम पे होती है? वो हमें सुनाई जाती है। आपको या मुझे नहीं पता कि मुकेश अंबानी कौन सी कंपनी में स्टेक लेने वाले हैं, बट लोगों को पता होता है कि वो तो सिंटेक्स लेने वाले हैं। ये सिंटेक्स का एग्जाम्पल मैंने अपने स्टूडेंट्स को हज़ारों बार दिया। फ्यूचर रिटेल का एग्जाम्पल मैंने अपने स्टूडेंट्स को हज़ारों बार दिया। 108 रुपये का फ्यूचर रिटेल, आज उसका भाव भी नहीं आता। 80 रुपये के सिंटेक्स प्लास्टिक की कंपनी, प्लास्टिक आज भी बनाता है, सिंटेक्स आज भी चल रहा है। और फ्यूचर रिटेल को डेफिनेटली मुकेश अंबानी ने ले भी लिया, उसका नाम रिलायंस सेंट्रो हो गया। लेकिन फिर भी लोगों का पैसा नहीं बना, बिकॉज पीपल बिलीव इन सच थॉट्स कि भी इतना आसान है पैसा कमाना। दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक वन मेक्स। पर सर क्या मतलब उस टाइम तो ये भी है कि आप वेरीफाई भी नहीं कर सकते। आज की डेट में तो चलो देखा क्या कहाँ आर्टिकल आया कहाँ नहीं आया, और ऐसे लोग माउथ टू माउथ बताया जा रहा है कि भाई ये खरीदो ये बेचो। मुझे लगता है तब ज़्यादा इंटरेस्टिंग माहौल होता होगा ट्रेडिंग में ना। अब लेकिन तब कम लोग थे, तब कम लोग थे, बट अगर बहुत आप कम जा रहे हो लोग थे। ब्रोकर के वहाँ जा रहे हो, वहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं, मिल के बात हो रही है, मुझे लगता है फिर वो काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हो जाता होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। अगले दिन आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा या फिर रेडियो पे आएगा, या कैसे पता चलेगा? मुंबई में रिजल्ट अगर किसी कंपनी ने, तब तो ऑफलाइन ही पब्लिश होते होंगे, हुआ है। अब वो कैसे पता चलेगा? फ़ोन करके बता रहे हैं कि भाई ऐसा रिजल्ट आया है। तो सर आपको पता चला कि भाई नंबर्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड, प्रॉफिट या सेल्स, तो फिर आप टेक्निकल एनालिसिस पे। फिर मैं टेक्निकल पे आया और फिर मैंने कहा दैट दिस चार्ट इज गिविंग एवरी आंसर। ये चार्ट हर चीज़ का आंसर दे रहा है। फिर एक कहते भाव भगवान है। भाव ही भगवान है। मैंने ये देखा कि कोई भी चीज़ का बड़ा फॉल आया हो या न्यूज़ आई हो, आप उसके पहले के 5 दिन पहले का चार्ट देखो। चार्ट आपको तब से इंडिकेट कर रहा है कि बेचो। ये टेरिफ वॉर, ये वॉर, सब कुछ अब हो रहा है। बट अगर आप आज हम बात कर रहे हैं जब निफ्टी की, तो आप आज से 15 दिन पहले चार्ट में देखो तो निफ्टी तब से सेल का इंडिकेशन दे रही है। चार्ट हमेशा आपको पहले से इंडिकेट करता है, और ये क्यों करता है उसका रीज़न भी मैं सबको समझाता हूँ। दैट अगर मेरी कोई लिस्टेड कंपनी है, मुझे कोई कंपनी से बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा, तो वो मेरी कंपनी के प्रमोटर को, यानी मुझे सबसे पहले पता चलेगा, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, राइट। तो मुझे पता है कि मेरी कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, मुझे पता है कि अगले दिन मुझे किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल पे आके इस चीज़ को डिक्लेयर करना होगा। एवरी लिस्टेड कंपनी उनके प्रमोटर को बताना पड़ता है कि भाई उन्हें ये बड़ा ऑर्डर मिला है और इससे अब कंपनी को ये ग्रोथ मिलेगी। तो मुझे मालूम है कि वो चीज़ मैं सबको बताऊंगा और सब मिलके शेयर ले लेंगे और मैं बैठ के देखता रह जाऊंगा, तो ऐसा कैसे होगा? तो इसीलिए लोग वही प्रमोटर क्या करते हैं, थोड़े दिन पहले से कुछ बाइंग शुरू कर देते हैं, खुद करते हैं, किसी के थ्रू करवाते हैं, और फिर उसके बाद वो जब न्यूज़ डिक्लेयर होती है तब पूरी दुनिया पर, तब तक वो स्टॉक ऑलरेडी 20-30% भाग चुका होता है। ऐसा क्यों होता है? हमेशा जब भी आपको न्यूज़ मिलती है, अभी लेटेस्ट केस है, ऑनलाइन गेमिंग अभी 7 दिन पहले बंद हुआ, लेकिन सब लोगों को पता है कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने, मैं नाम नहीं डिक्लेयर करूँगा, लेकिन उन्होंने 16 दिन पहले ही उसका पूरा स्टेक बेच दिया, 300 करोड़ करीब। 300 करोड़ का। ये कैसे हुआ? उन्हें कैसे पता कि गेमिंग बंद होने वाली? तो उन्हें पता होता है, बट बंद बाद में किया जाता है जब तक उनका माल बिक जाता है। तो चार्ट इज गिविंग यू द आंसर, बट हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये बहुत कॉमन पैटर्न है। कोई भी कंपनी के रिलेटेड कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ आती होगी 2-3 दिन पहले की, वो लेकिन वो आप बाद में नोटिस करते हो जाके कि जब वो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो आप देख रहे हो यार 3 दिन पहले भी तो बन रही थी। तो कुछ ना लोगों को पता होता है कि भाई अच्छा होने वाला है, ख़राब होने वाला है। आप ये बात सही कह रहे हो। तो फिर आप टेक्निकल एनालिसिस आपने सोचा कि यही प्रायोरिटी है। यही प्रायोरिटी। फंडामेंटल पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। सारे कंपनी के डेटा गलत नहीं होते, बट यस उससे बेटर मुझे ये लगा कि जब चार्ट मुझे बता रहा है, कंपनी कोई भी हो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, उसका डेटा कुछ भी हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप 10 साल 20 साल की बात करते हो तो वहाँ चार्ट थोड़ा लैग करेगा। चार्ट आपको ये नहीं बता, चार्ट ये कहेगा ये यहाँ पे लोग ले रहे हैं, तुम्हें भी लेना चाहिए। बट अब ये 1000 रुपये वाला स्टॉक 11,000 जाएगा, 50,000 जाएगा, 1 लाख जाएगा, वो चार्ट नहीं बता पाता। उसके लिए फिर आपको फंडामेंटल का सपोर्ट, इसी को कहते हैं टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग। सो व्हाट आई फोकस इज मोर ऑन टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग, कि पहले चार्ट को देखो और फिर उसके फंडामेंटल भी रीड करो, और फिर आपको लगे कि हाँ मुझे अब 10 साल 15 साल पेशेंस से इस कंपनी का शेयर होल्डर बन के रहना है, तो डेफिनेटली रहो।
मैं यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो फंडामेंटल करते हैं, वो तो चलो अलग कैटेगरी होगी इन्वेस्टर्स की। ट्रेडिंग में भी कुछ लोग सिर्फ प्राइस देखते हैं, फंडामेंटल्स बिल्कुल भी नहीं देखते, मतलब खोलेंगे भी नहीं कि क्या प्रॉफिट सेल्स है। बट आप बोल रहे हो कि आप टेक्नो फंडा करते हो, ये शॉर्ट टर्म में भी जिसमें ट्रेड करते हो आप उसमें भी एग्जैक्टली मैंने इसका एक शॉर्टेस्ट वर्ड बनाया है, ट्रेडिंग इज़ फॉर मेकिंग मनी एंड फंडामेंटल इज़ फॉर मेकिंग वेल्थ। पहले आप इनकम जनरेट करो, फिर वेल्थ जनरेट करो। तो फंडामेंटल अच्छा कब लगेगा? अच्छा सबको लगता है, बट अगर हम बात करें आप कितने से इन्वेस्ट करोगे, तो हर कहता है मेरे पास तो 50,000 है। तो 50,000 के 5 करोड़ नहीं बन जाएंगे 10 साल में, उसके लिए आपको और पैसा, उस फंडामेंटल वर्ड की डेफिनेशन में ही लिखा है, इसमें फंड और मेंटल दोनों ज़्यादा चाहिए। तो फंड कहाँ से आएगा? वो इनकम से आएगा। इनकम कहाँ से आएगी? टेक्निकल से आएगी। चार्ट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म, और उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए ड्रैग कर सकते हो, लेकिन फिर फंडामेंटल का सपोर्ट चाहिए। क्योंकि मुझे मेरा भी ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में चार्ट भले ऊपर नीचे हो जाए, बट एक अगर आप मतलब मुझे लगता वीकली खोलोगे ना, तो उसमें कहीं ना कहीं वो पास में आ ही जाएगा, या तो थोड़े टाइम के लिए ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक टाइम पे जाके वहाँ पे मैच करेगा ही करेगा। तो जब प्राइस एक्शन में या टेक्निकल एक्शन में आपकी क्या फिलॉसफी रहती है? बिकॉज अब कुछ लोगों की इंडिकेटर बेस्ड होती है, कुछ लोगों की सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड होती है, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव, और ये इवॉल्व भी कैसे हुआ है? क्योंकि आप 20 साल पहले तो कुछ और करते होगे आप, फिर कुछ चेंजेस आए होंगे, और सीखा होगा कोविड के बाद कुछ और चेंजेस करे होंगे, तो सर ये एवोल्यूशन आपकी लर्निंग में भी कैसे आया? हाँ देखिए, पहली बात तो अगर ट्रेडिंग की बात करें तो अब इसमें कमाने के बहुत तरीके हैं। मैं सबको कहता हूँ इस मार्केट में कमाने के एक नहीं 11,000 फॉर्मूले होंगे, शायद तो मुझे भी नहीं आते होंगे। लेकिन हाँ, आपको पहले तो ये जज करना होगा कि आप डे ट्रेडर हो, आप स्कैल्पर हो, आप ऑप्शंस में करना चाहते हो। तो डे ट्रेडिंग वर्ड भी बड़ा है, क्योंकि आप सवेरे से कोई कॉल लेके शाम तक नहीं बैठ सकते, बिकॉज उसको थीटा डिके होता है, उसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स आएंगे। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत फास्ट ट्रेडिंग होती है। फिर लेकिन कोई होते हैं कि नहीं, डे ट्रेडिंग मुझे फ्यूचर करना है, चलेगा, मैं कैश में करूँगा चलेगा, लेकिन मुझे थोड़ा पेशेंस चाहिए। बट कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मेरे पास उतना पेशेंस भी नहीं है कि मैं डे ट्रेडिंग की वजह से मेरे ब्लड प्रेशर को हाई लो करूँ, मुझे स्विंग ट्रेडिंग में जाना चाहिए। तो हम ज़्यादातर लोगों को कहते हैं कि आप चाहे खुद को कितना भी समझाओ, पर ज़्यादातर लोग स्विंग ट्रेडर्स ही होते हैं। आपको इस मार्केट की अभी इतनी आदत नहीं है कि यहाँ पर पूरे दिन में आपको 2,000, 5,000, 10,000 मिल भी जाता है तो 10,000 चला भी जाता है। 10,000 मिलता है तो सबको लगता है ये मेरे बिजनेस से बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस दिन 20,000 जाते हैं तो लगता है कि ये सबसे डेंजरस काम है। तो डोंट डू ओवर ट्रेडिंग, इसी को कहते हैं डे ट्रेडिंग को ओवर ट्रेडिंग वर्ड कहा जाता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग इज़ अ वेरी गुड ट्रेडिंग, जहाँ आज लिया 5-6 दिन में आपका पैसा फ्री हुआ, तो 2 दिन में जब आप सो के उठते हो तो आपके इमोशन भी थोड़े कंट्रोल रहते हैं। और उसके बाद होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, और उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो ये जो एक पैटर्न है, पहले तो एक पर्सन को ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो कौन से माइंडसेट में बैठता है, कौन से माइंडसेट में वो सूट करता है। जिसको है ही कि नहीं मुझे ट्रेडिंग को ही अपना करियर बनाना है, मैं 9:15 से 3:30 तक इस चेयर से उठूंगा नहीं, अपनी स्क्रीन को देखता रहूँगा, तो वो डेफिनेटली ऑप्शन में भी पैसा बना सकता है, वो ट्रेडिंग में, डे ट्रेडिंग में भी पैसा बना सकता है। बट अगर आपके पास दूसरे काम हैं, आपको बिजनेस करना है, जॉब भी करना है, फिर भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, देन यू शुड ऑप्ट फॉर स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और फंडामेंटल इन्वेस्टिंग। तो ये मैंने रियलाइज़ किया, हमने हर फेज से चीज़ों को देखा है। एक टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ डे ट्रेडर ही था, 9:15 से 3:30 कोई दूसरी बात नहीं होगी, सिर्फ ट्रेडिंग होगी। ये कब के 2005-6? मतलब नहीं, ये 5-6 नहीं, ये सारी बात होगी 15 से 20 के बीच की। अच्छा, तब मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर था। मतलब जैसे मैं कुछ ट्रेडर्स को जानता हूँ, बोलते हैं 3:30 के बाद बात करूँगा, 3:30 के बाद मिलते हैं, मतलब उनका ये होता है कि 3:30 से पहले डिस्टर्ब ही, उनका दिन ही शुरू होता है 3:30 के बाद की, मतलब कोई दुनिया से इंटरेक्ट करेंगे तो 3:30 के बाद। एग्जैक्टली मेरे को भी यही था, मैं 3:30 तक खाना भी नहीं खाता था, खाना भी 3:30 के बाद ही खाता, बिकॉज वो खाने में भी लगता था कि मेरा शेयर नहीं चला जाए आज से। सर कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपने कोई ट्रेड लिया, वॉशरूम गए, वापस आए? हाँ, बहुत बार बहुत बार होता है कि आप तो जब बड़ा ट्रेड करते, क्योंकि अगर आपका वही मोटो है, वही ट्रेडिंग है और उसी से पैसा बनाना है, तो आप 2, 5, 10 शेयर के लिए ट्रेड नहीं करते हो, तब आपकी क्वांटिटी बड़ी होती है, 1,000 शेयर, 10,000 शेयर। मैंने बहुत बार 50-50 हज़ार शेयर बाय किए हुए हैं।
अब वो 50,000 शेयर अगर आपने बाय कर लिए तो उसके लिए तो सेकंड्स में भी पैसा मल्टीप्लाई होता है, राइट। 2 रुपये भी बढ़ा तो लाख मिलते हैं, और 2 जाता है तो लाख जाते हैं। तो उस टाइम पे तो पानी पीना भी बहुत हार्ड लगता है कि नहीं, तब तक भी स्क्रीन को छोड़ेंगे कैसे। तो ऐसा हो जाता था, कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती, कभी इमोशनल भी हो जाते कि लॉस में नहीं काट पाते थे, जो जनरली होता है। हमने भी हमारी गलतियों से ही सीखा है, और वही गलतियों को ना करने के लिए स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि तुम ये सब मत करो। बिगिनर को क्या आप रिकमेंड करोगे? एंड बिगिनर में मैं 2 तरीके के बिगिनर्स मानता हूँ। पहले जो बहुत ज़्यादा यंग हैं, जैसे मेरी एज में है, जिनके पास ना ही एक्सपीरियंस है और ना ही ज़्यादा पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा है, फिर चाहे वो उनकी कॉलेज की फ़ीस हो जो उन्होंने बचा के रखी हो, या फिर उनके पास थोड़ी बहुत सेविंग है, बट उनकी इनकम सोर्स कुछ और नहीं है, वो कुछ और नहीं करते हैं। दूसरे बिगनर्स वो लोग हैं जो कुछ करते हैं, जिनका या तो बिजनेस होगा या तो जॉब होगा, उन्होंने अच्छा खासा बचाया भी हुआ है पैसा और वो कमाते भी हैं। लेट्स से उनके पास 5 लाख रुपए की सेविंग है, 10 लाख रुपए की सेविंग है। तो दोनों लोगों को आप क्या रिकमेंड करोगे, कौन से स्टाइल से शुरू करना चाहिए या क्या पहले करना चाहिए? देखिए, मैं सबको एक चीज़ तो खास कहता हूँ कि कोई भी चीज़ सीखनी चाहिए। हम जीवन में 20 साल पढ़ते हैं तब जाके 20,000 की जॉब मिलती है। तो स्टॉक मार्केट तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि मेरा दोस्त कमा रहा है तो मैं भी कमा लूँगा। ये सबसे ज़्यादा बिगनर्स लॉस करते हैं। आपको पता है इस मार्केट का अगर डेटा देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर लूजिंग इज़ ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 20 to 25। ये डेटा है जो कि सेबी ने पब्लिश किया है, और वो भी किस में कर रहे हैं, ऑप्शंस में। जो ऑप्शन सबसे लास्ट की करने की चीज़ होती है, लोग उसे सबसे पहले करते हैं। मैं सबको कहता हूँ तुम्हें ऑप्शन के बारे में पता ही क्या है जो तुम ट्रेड कर रहे हो। ऑप्शन तो कोई चीज़ भी नहीं है। ऑप्शन का मतलब मैं सबको कहता हूँ भाव का भाव लगाना। यू आर नॉट बाइंग रिलायंस। आप रिलायंस का 1500 का कॉल खरीद रहे हो, मतलब आप रिलायंस का 1500 रुपये खरीद रहे हो, उसका भाव खरीद रहे हो कि वो आएगा तो मुझे पैसा मिलेगा, नहीं तो मेरा पैसा जाएगा। आज अगर अपने कोई भी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे तो वो खुद से ही ये रियलाइज़ कर रहे होंगे कि मैंने मेरा ज़्यादातर पैसा तो निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में गंवा दिया। भाई ये वैसी बात होगी जिससे आपको निशाना लगाना आया नहीं है, आपने बोल दिया पट्टी बांध दो, एग्जैक्टली, पट्टी बांध के लगा दी। एग्जैक्टली। अभी आपको बंदूक ही चलाना नहीं आता, अब निशाने की बात तो छोड़ दो। करेक्ट। आपको भी बंदूक उठाना नहीं आता और आप पट्टी बांध के सीधा कि भाई मेरा तो बुल साई पे ही जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये सबसे बड़ी जो आज की यूथ गलती कर रही है, उसे ये नहीं करना चाहिए। हम 20 साल पढ़ते हैं तब जाके 20,000 का जॉब मिलता है। या हमारे पेरेंट्स को भी उसके बाद पहले वो MBA करवाते हैं, फिर भी कहते हैं 5 साल मेरे साथ बैठ, फिर मैं तुझे बिजनेस दूंगा। तो आप स्टॉक मार्केट क्यों कर रहे हो? क्योंकि मेरा दोस्त ले आया, वो नई बाइक ले आया, वो नई गाड़ी ले आया, तो इसमें है क्या, बाय और सेल ही तो करना होता है। CEP हमारे पास बहुत लोग आते हैं और पहले दिन उन्हें यही समझाते हैं कि ये मत करो, आप पहले से सीखो। और सीखने के लिए काफ़ी लोगों ने बहुत तरीके ढूंढे हैं कि वो इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, लेकिन उसमें भी आप ढूंढो कि जहाँ पर एक जेन्युइन नॉलेज मिले। लोगों को ये बड़ी बड़ी कार्स, लेविश लाइफस्टाइल दिखाई जा रही है और वही सपने बिक रहे हैं लोगों के, और वहीं पे काफ़ी सारे लोग लॉस करते हैं। तो मुझे इस बात का बहुत गिल्ट होता है कि पीपल इस बात को समझ क्यों नहीं रहे, लोग इस बात को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे हैं कि उनका पैसा जा रहा है। उनकी कॉलेज की फ़ीस जो आपने कहा वो बहुत होती है, आज वो 25,000 रुपये की फ़ीस होता है, उसकी वजह से वो लॉस करता है, फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता है, उस क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए फिर दूसरा क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता है, और धीरे 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 वो बहुत लॉस में आ जाता है। तो फर्स्ट इज़ यू शुड लर्न। तो ये सबसे पहला मैं सबको कहता हूँ, लर्निंग वर्ड में अर्निंग वर्ड छुपा है। लर्निंग का एल हटता है तब अर्निंग शुरू होती है। तो फर्स्ट तो आपको सीखना चाहिए, और सीखने के बाद जो अब आपने सवाल पूछा कि जो बिगिनर है अगर उसने सीख लिया है या फिर जिसके पास 5-10 लाख का कैपिटल है, उन दोनों का पर्सपेक्टिव अलग होगा। जिसने सीख लिया लेकिन 25-50 हज़ार का कैपिटल है, तो उसे भी ये नहीं समझना चाहिए कि यार मेरे पास तो कैपिटल ही कम है तो मेरे पास तो ऑप्शन ही रास्ता है। ऐसा कहीं नहीं होता। अगर आपके पास 25,000 का कैपिटल है, फिर भी आप इंट्राडे में ट्रेड करके उसको 5x लेवरेज यानी 2.25 लाख का ट्रेडिंग कर सकते हो। तो स्टार्ट विद इंट्राडे कैश मार्केट, इंट्राडे के स्पॉट से आपको स्टार्ट करना चाहिए। और दूसरा, जिसके पास बड़ा कैपिटल है उसको अपने कैपिटल को क्या करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कुछ पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहिए, कुछ पैसा स्विंग ट्रेडिंग के लिए लगाना चाहिए, और जो भी कैपिटल हो उसके
5-10% को ऑप्शंस में यूज़ करना चाहिए, बिकॉज ही हैज़ द पावर ऑफ नॉट लूजिंग द कंप्लीट कैपिटल। वो बच्चे का जो 25,000 का कैपिटल है, अगर वो ऑप्शन में 3 बार गलत ट्रेड करेगा, पूरा पैसा ख़त्म हो जाएगा। तो उसकी लाइफ टाइम के लिए वो एक बहुत बड़ा लेसन बन जाएगा कि नहीं यार, स्टॉक मार्केट ख़राब है। स्टॉक मार्केट इतना ख़राब नहीं जितना लोगों ने उसे बना दिया। ये तो सबसे पावरफुल चीज़ है। अगले 10 साल इंडियन स्टॉक मार्केट के होंगे। अगर आपने आज इसको प्रॉपरली सीख के किया तो 10 साल बाद आपका प्रोफेशन सबसे बेस्ट प्रोफेशन होगा। करेक्ट। तो सर आपने बताया कि अगर ऑप्शन से बहुत ज़्यादा दूर रहना है, ऑप्शंस लोग मतलब मैंने कभी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करी, क्योंकि जब इंट्राडे अच्छे से होगा तब तो आप ऑप्शन करोगे। अगर इंट्राडे में आपको लॉस होता है तो फिर आप कैसे ऑप्शंस की तरफ बढ़ोगे? ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा जैकपॉट की तरह होता है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग से मिलता हुआ है। मतलब या तो आपको लॉस होगा या तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। आपने 5,000 का कॉल लिया, 5,000 रुपये का पुट लिया, वो 50,000 भी हो सकता है। और लोग इसी उम्मीद में ऑप्शंस खरीदते रहते हैं और धीरे 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 लूज कर देते हैं। और ऑप्शन समझने के लिए सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज स्पॉट ट्रेडिंग सीखना आसान काम है, आप शायद जल्दी सीख जाओगे क्योंकि उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बिकॉज उसमें थीटा भी है। आपको डेरिवेटिव आप ट्रेड कर रहे हो ना, उसकी खुद की वैल्यू नहीं वहाँ से डिराइव करेगा, तो सीखना भी बहुत चाहिए। और लोग सबसे डिफिकल्ट चीज़ सबसे पहले करने आ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई हमें लॉस हो गया। तो हमें करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग। अब सर इंट्राडे के अंदर आपका टेक्निकल एनालिसिस का क्या प्रोसेस है, कि पहले आप स्टॉक ढूंढते हो या फिर पहले आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो? मतलब कुछ प्रोसेस होगा ना, बिकॉज इतने सारे स्टॉक्स हैं। सबसे पहला तो स्टॉक सिलेक्शन ही होता है। अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो स्टॉक मार्केट में और स्टॉक्स में करना चाहते हो तो निफ्टी बैंक निफ्टी में डे ट्रेडिंग मतलब लोग ऑप्शन ही समझते हैं, वो नहीं होता। इसमें भी आप फ्यूचर में कर सकते हो, लेकिन हाँ, स्टॉक्स में ही करना चाहिए। एक बिगिनर को तो शुरुआत में स्टॉक्स में ही डे ट्रेडिंग करना चाहिए। यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है स्टॉक सिलेक्शन। मार्केट देखना नहीं देखना वो सब बात की बात है, लेकिन आज 6,500 कंपनियों में से मुझे कौन से 4-5 पे अपनी नज़र रखनी चाहिए। देखो, आप कितने भी बड़े एनालिस्ट क्यों ना बन जाओ, मैं खुद भी क्यों ना हूँ, या कोई भी मुझसे बहुत बड़े होंगे, मैं तो भी बहुत छोटा टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इसको करना चाहते हैं, लेकिन 6,500 चार्ट तो आप नहीं देख सकते। ये मार्केट 6 घंटे और 15 मिनट ही चलता है, 9:15 से 3:30। इस 6 घंटे 15 मिनट के अंदर आप सोचोगे कि आप 6,500 स्टॉक का चार्ट देखोगे और उसमें से चूज़ करोगे, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो आपको कुछ एक ऐसा तरीका आना चाहिए जहां आपके पास स्टॉक सिलेक्शन का मेथड हो, कि सुबह ही आपको पता पड़े कि मुझे तो ये 5 का ही चार्ट देखना है। फिर मार्केट के साथ आपकी स्ट्रैटेजी लगाओ, उसमें ट्रेड क्या करना है वो करो, क्योंकि आप 4-5 या मैक्सिमम 10 चार्ट्स एक साथ देख पाओगे। आप 6,500 कोई कीमत पे नहीं देख पाओगे। तो सर क्या तरीका है देखने का? क्योंकि उसके भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुबह जाओ एनएससी की वेबसाइट पे, टॉप गेनर ट्रेड करो, टॉप लूजर ट्रेड करो। कुछ लोग बोलते हैं यार स्क्रीनर पे जाओ, चार्टिंग पे जाओ, ये क्वेरी डालो। आपके अकॉर्डिंग क्या तरीका होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग देखो, सवेरे वाला जो ये टॉप गेनर लूजर है वो तरीका तो डेफिनेटली एक कॉमन और अच्छा तरीका है, लेकिन वो भी लोगों को काफ़ी हद तक डिवेट कर देता है, बिकॉज वो टॉप गेनर हमेशा टॉप गेनर नहीं रहते हैं। आपने 9:15 पे देखा तो अलग होंगे, और 9:20 पे फिर अलग होंगे, 9:25 पे और अलग होंगे। तो आपको वही कंफ्यूज कर देंगे कि यार मैंने तो 9:15 पे इसे देख के ले लिया, लेकिन अब तो वो है ही नहीं लिस्ट में। तो आपके इमोशन को तो वही झंझोड़ के रख देगा। तो इससे बेटर हमने एक तरीका ये ढूंढा है कि एक दिन पहले जो स्टॉक बहुत स्ट्रांग था, उस स्टॉक के ऊपर आपकी अगले दिन नज़र होनी चाहिए। इसके लिए हमारे एक स्ट्रैटेजी होती है जहाँ पे हम कैंडल स्टिक के पैटर्न के बेस पे एक दिन पहले ही शाम को 8 बजे ही आपको पता चल जाएगा कि कल कौन से 4 से 5 स्टॉक पे आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले, यानी कल मार्केट खुलेगा उससे एक दिन पहले ही अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया है। अगर उन्होंने आज अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, यानी अभी भी उनमें वो स्कोप ऑफ होप बाकी है कि अगले दिन भी वो उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। स्ट्रेंथ मतलब 2-3% मूव हुआ है ऐसे? नहीं, 2-3% नहीं, इसके लिए एक कैंडल स्टिक का पैटर्न होता है जिसको कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग का मतलब अगर लगातार कोई स्टॉक 4-5-6 दिन तक टूटता है, उसके बाद वो रेड कैंडल बनाता है, लेकिन उसके अगले दिन वो एक बुलिश एनगल्फिंग यानी एक ऐसी कैंडल बनाता है जो उस एक दिन पहले की मंदी को पूरा खा जाए। यानी कोई ना कोई तो था जो आज उससे
फेयरली वैल्यू करके लेने आया था। मतलब ये रेड कैंडल बनी है और ये ग्रीन कैंडल बनी है, पूरा खा गई पूरी कैंडल। एग्जैक्टली वो लेने आया था, उसे तो और लेना था, लेकिन आज बाजार बंद हो गया, तो वो कब लेगा? कल भी लेगा। तो कल के लिए वो स्कोप ऑफ होप है। यहाँ पर वो एंट्री खत्म, मतलब स्ट्रैटेजी खत्म नहीं होगी। यहाँ पर आपके पास स्टॉक आ गए, ऐसे 4-5 स्टॉक जिन्होंने कल ऐसा किया था, उससे आपको अगले दिन अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। पर सर ये और ढूंढते कैसे हैं? क्योंकि बुलिश इंगल्फिंग मतलब देख के समझ में आएगा, ऐसे 6,000 स्टॉक में कैसे देखेंगे? बिल्कुल, इनके स्कैनर्स होते हैं। अच्छा। इसके लिए एक मैं सबको बताना चाहूँगा, एक वेबसाइट है जिसको कहते हैं topstockresearch.com, TOPSTOCKRESEARCH.com। ये फ्री वेबसाइट है। यहाँ पर आप रोज़ शाम को 8 बजे देखिए, वहाँ पर जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न लोगों ने आज तक सुने हैं, सीखे हैं, वो सारे पैटर्न्स में से स्टॉक आइडेंटिफाई होके आ जाएंगे कि आज किस किस में हैमर बना है, किस किस में बुलिश एनगल्फिंग बना है। सीधा उस पर जाओ, वहाँ पर देखो कौन सा स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, उसमें भी होगा बुलिश एनगल्फिंग 8 आएंगे, लेकिन वहाँ पर वो भी स्पेसिफाई करके बताया इस वेबसाइट में कि यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग डाउन ट्रेंड में कौन से 3 में बना है। तो बस आपको वही 3 स्टॉक अगले दिन अपनी वॉच लिस्ट में रखने हैं। अच्छा, अब ये उसके बाद क्या करना है, वो एक लंबा प्रोसेस है जो शायद अभी मैं नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, ये एक बहुत शॉर्टकट मैंने बता दिया, हाँ। जिससे डेफिनेटली कोई भी फॉलो करके और देख सकता है, और वही आपको फिर पॉडकास्ट में देखिए कमेंट में बताएगा कि ये चीज़ काम करती है। ये वेबसाइट सर बहुत हेल्पफुल, मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। क्योंकि अगर कोई स्टार्टिंग में टेक्निकल सीखता है, सबसे पहले सीढ़ी वो कैंडलस्टिक है ना, ओपन हाई लो क्लोज सीखा, उसके बाद ये कैंडलस्टिक पैटर्न, हैमर, ये शूटिंग स्टार और ये मॉर्निंग स्टार। तो और ये समझ में आता है कि हाँ, हैमर डाउन ट्रेंड में बना है तो अगले दिन खरीदना है या फिर बाय ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट सब प्रॉब्लम यही आ जाती है कि पता ही नहीं कहाँ बन रहा है, कैसे पता करें। अगर कोई वेबसाइट है जो ये बताती है तो फिर तो बहुत बढ़िया बात होगी। तो सर बुलिश इंगल्फिंग बन गया हमारी कैंडल में, हमारे पास 3-4 स्टॉक्स हैं जो हम अगले दिन देखने वाले हैं। अब अगले दिन वो गैप अप ओपन हो सकता है या उसके हाँ, नीचे खुल सकता नीचे है, कहीं कहीं खुल भी सकता खुलेगा। है अब फिर। उसके स्ट्रेटेजी की जो मैंने कहा, उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, अच्छा। जिनके लिए अब हमको उसके लेवल्स बनाने होंगे कि कहाँ कहाँ पे उसने 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले सपोर्ट लिया था। अब वही सपोर्ट पर फिर से अब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, वो अपॉर्चुनिटी कभी भी मिल सकती है। 9:15 से 3:30, 6.25 घंटे तक अब आपको वो 2-3 स्टॉक के अंदर आँख गड़ा कर बैठना है कि वो अपॉर्चुनिटी, और ये मैं कहता हूँ, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई, ये 90% से ज़्यादा काम करती है। आपके सभी व्यूवर्स को आज ये टास्क देना कि कमेंट बॉक्स में आके रोज़ लिखते जाएं कि स्ट्रैटेजी कितना काम करती है। तो बिकॉज वो की लेवल्स, वो जो मोमेंटम होता है, अगर आपने उसको सही टाइम पे, देखिए क्रिकेट के अंदर कहते हैं ना 12 प्लेयर्स हैं, क्या लगता है आपको उसमें कितने बैट्समैन हैं? सर बैट्समैन मैक्सिमम 6-7। नहीं, 12 के 12 बैट्समैन है ना। अच्छा, हाँ, बैटिंग मतलब करना तो बैटिंग सबको करने तो आता सारे है। आएंगे, हाँ मैंने ये छः। सवाल पूछा कितने बैट्समैन हैं, तो आपने कहा 6-7, लेकिन अच्छे बैट्समैन कितने, मैंने ये नहीं पूछा। अच्छे बैट्समैन 6-7 हैं, राइट। वो क्यों है? बिकॉज उन्हें सही टाइम पे बैट घुमाना आता है। बैट तो मुझे भी घुमाना आता है, आपको भी आता है, अपन दोनों भी तो बैट्समैन हैं, बट हम अच्छे बैट्समैन नहीं, बिकॉज हमको सही टाइम पे बैट घुमाना नहीं आता है। तो सिर्फ स्टॉक ढूंढ लेना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, अगले दिन उसमें सही टाइम पे ट्रेड बनाना, इसको कहते हैं टाइमिंग। इसी के लिए वो की लेवल्स बनाना हम सिखाते हैं कि इस लेवल पे अगर ये ट्रेड आए और यहाँ से अगर आपको फिर से कोई एक्शन मिले, तो अब यहाँ से चौका मारो। तो अगर आपका बैट सही लगा तो डेफिनेटली सही टाइम पे, वो कहते हैं ना, फिर तो बैट्समैन को अगर बैट अच्छा घुमाना आता है तो उसको ज़ोर से नहीं मारना पड़ता, वो फ्लिक भी करता है तो भी 6 या 4 हो जाता है। तो ये वाली स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर अगर आपकी टाइमिंग प्रॉपर है, आपने सही लेवल पे अगर ट्रेड किया है, तो ऑटोमेटिकली चौके छक्के लगेंगे। ठीक है। तो सर टेक्निकल एनालिसिस के लिए मतलब क्या यूज़ करते हो? इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइंस, आपका मेन क्या रहता है? हाँ, मतलब हम सबका कॉम्बिनेशन। सबका कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, समझ गया। तो सर ये बहुत अच्छा तरीका आपने बताया, मैं खुद पर्सनली इसे ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे तो सबसे पहले अभी वेबसाइट का नाम अभी आप पॉडकास्ट के बाद मैं खोल के देखूंगा। सर स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप कुछ बताएंगे? बिकॉज हाँ, ये तो स्विंग ट्रेडिंग की एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी, वो तो हमारे यूट्यूब पे वायरल भी हुई, उसके 2.5-3 लाख से भी ज़्यादा के व्यूज़ हैं। वो शेयर मैं आज आपके साथ करूँगा, और बाकी भी किसी को देखना है तो मेरे यूट्यूब के वीडियो पे जाके देख सकता है। उसमें एक कॉम्बिनेशन मैंने बनाया। देखिए, इस मार्केट में सिर्फ एक चीज़ से पैसा नहीं बनता। अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ पे लेके बैठ गए तो सही, उससे किसका मतलब?
हाँ, एक चीज़ का मतलब जैसे एक चीज़ का मतलब लोग क्या करते हैं, एक इंडिकेटर लगा दिया और एक ही टाइम फ्रेम पे लगा दिया, तो इतना नहीं होता, हमको उसकी स्ट्रेंथ पे काम करना होता है। मेरा जो एक पर्टिकुलर एक तरीका है, या मैं जो काम करता हूँ, या मेरी जो सक्सेस के पीछे का एक रास्ता है, वो है मैं ट्रेंड को फॉलो करता हूँ। तो मैंने उस स्ट्रेटजी में क्या किया है कि हमें सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे 3 इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं। एक है SMA 200, एक है WMA 44 और एक है ADX। ये 3 इंडिकेटर्स को मुझे मेरी स्क्रीन पे लगाना है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप नंबर 1 होता है वो क्या होता है कि कोई भी स्टॉक जो 200 के SMA के ऊपर हो वही मेरे रडार पे रहेगा। यानी 6,500 में से ऐसे कम ही स्टॉक होंगे, और अभी तो जब मार्केट फॉल करता है तो बहुत कम हो जाते हैं, 50-100 स्टॉक ही बचते हैं, वही मेरे रडार पे रहेंगे। दूसरा स्टेप कि अब वो जब भी EMA 44 को सॉरी अब वो जब भी WMA 44 को नीचे से काट के ऊपर जाएं और उस टाइम पे ADX भी 30 के ऊपर हो, आपको डेफिनेटली वो स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। इसकी एक्यूरेसी मोर देन 80 to 90% रहेगी। यानी आपको मैंने 3 कॉम्बिनेशन बताए। पहला SMA 200 यानी आपका स्टॉक 200 के ऊपर होना चाहिए। दूसरा, अब वो WMA 44 को नीचे से काट के ऊपर जाना चाहिए, और उसी टाइम पे ADX भी 30 के ऊपर होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन सारे डेली चार्ट, 1 डे चार्ट पे ही होने हैं। इसको कोई भी टाइम फ्रेम मिनट्स में हमें चेंज नहीं करना है। दिस इज प्योरली अ पावरफुल स्विंग ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। तो सर स्विंग फिर हमने एंट्री ले ली, एग्जिट कब लेंगे? एग्जिट जब तक अब वो WMA 44 को ब्रेक करके नीचे ना आए तब तक आप खड़े रहो। ऐसा भी काफ़ी बार हो सकता है कि आपको 40-50% तक के रिटर्न मिल जाए। आपने सोचा था 2-4% के कमाने के लिए, पर वो ट्रेड चलेगा 50% तक एग्जिट नहीं देगा, समझ क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ पीछे से ही स्ट्रांग है। उसके पास 200 का पावर है, उसके पास ADX का पावर है, और अभी उसने WMA 44 को नीचे से काट के फिर से ऊपर गया है, तो अभी वो फ्रेश पावर से ऊपर जा रहा है। ठीक है। तो सर ट्रेडिंग की काफ़ी बातें कर ली, अभी थोड़ी सर इन्वेस्टिंग की बातें कर लेते हैं। सर इन्वेस्टिंग करते हैं आप? बिल्कुल करता है। बिल्कुल। तो अभी आपको कैसा लग रहा है मार्केट लास्ट 1 साल से, और क्या आपका प्रोजेक्शन है, क्या लगता है होगा? देखो, मुझे तो मार्केट हमेशा से अच्छा ही लग रहा है, और ये फैक्ट है कि जब तक मोदी जी हमारे देश में हैं, जब तक जो ये डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, तो हमारा तो स्टॉक मार्केट रॉकेट ही बनने वाला है। अभी तक मैं सबको यही कहता हूँ कि अभी तक तो हमारा मार्केट रनवे पे है। वो प्लेन होता है ना, पहले रनवे पे स्पीड में चलता है, फिर हवा में उड़ता है, तो अब तो उड़ना बाकी है, अभी ये रनवे से ही छूटने वाला है। तो बहुत स्ट्रांग लगता है। अगले 10 सालों में ये जो निफ्टी हमें 25,000 दिख रही है, दुनिया को 50 दिखती है, लेकिन मुझे तो 75,000 दिखती है। अच्छा, कौन से साल तक? 2035-36 में 35-36 और 75,000, मतलब 10 साल यहाँ में से लगभग 3 गुना हो 3 सकता है। हो सकता तो है। हमें जो स्टॉक लगते हैं कि बहुत बढ़ गए हैं, बहुत महंगे हो गए हैं, तो अभी भी सोचो वो सस्ते ही है। सर हमेशा मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में बेस्ट टाइम इन्वेस्ट करने का 2020 था, और उसके बाद आज है। क्योंकि अब लोग ये बात समझते नहीं है, बोलते हैं अभी बढ़ गया है, अभी घट गया है। जैसे दो टाइटन था, 2 रुपये से 35 रुपये आया, 3500 आया। कभी खरीदा हो आपने? 3 पे खरीदा होता, 5 पे खरीदा होता, 1 साल बाद बढ़ गया होता, 50 पे खरीद लिया होता, 100 पे खरीद लिया होता, कहीं खरीदा होता, पैसा बन गया होता। तो अपना स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही है। अभी आपको ये नहीं देखना है कि निफ्टी चलो 12,000 हुआ करती थी, अभी ये 25,000 हो गई है। 25,000 से 50 भी जाएगी, 75 भी जाएगी, 1 लाख भी जाएगी। जो राकेश जुनून वाला है, उनका तो प्रेडिक्शन था 2030 तक निफ्टी 1 लाख, हाँ 1.5 लाख है। तो चलो 1.5 लाख नहीं तो 50,000 हो जाए या 75 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। बट ओवरऑल लार्ज ट्रेंड में, बड़े ट्रेंड में देखा जाए तो मार्केट बुल है। बुल है और ऊपर ही जाने वाला है। एंड ये काफ़ी अच्छा टाइम इन्वेस्ट करने का, बिकॉज मुझे लगता है 1 साल का ये जो बॉटम बना है बहुत ज़रूरी भी था, और जरूर। ये बॉटम बना देखो, है। प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी तो मार्केट कैसे बढ़ेगा? ये तो कहा, नहीं तो इसको भी ऑपरेटर बेच के आएंगे कि कोई निफ्टी को ऑपरेट कर रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो चाहिए ही चाहिए, और ये अभी भी और हो सकता है। अपन जो कह रहे हैं कि 50,000 या 75,000 के पहले मार्केट में फॉल भी आएंगे, ऐसा थोड़ी है। ये इकोनॉमिक्स की साइकिल है, जो बढ़ा है उसे टूटना पड़ेगा, और जो टूटा है उसे बढ़ना पड़ेगा। ये मैंने आज से 20 साल पहले भी अपने कॉमर्स की किताब में भी पढ़ा था, CFA में भी पढ़ा था, और 20 साल में तो देख लिया। मार्केट मेरे सामने 3 बार क्रैश हो गया। 2008 की मंदी में तो घुसा ही था तब मार्केट में, और घुसते ही पहले ही वो बाज़ार बंद हो गया।
और तब तो ऐसा हो जाता था कि अगर ऐसा क्रैश आ जाए तो फिर लोग स्टॉक मार्केट की बात करना भी छोड़ देते थे। हो जाता है सर, अभी हो जाता है। अभी जो फेब में मार्केट गिरा है अपना, जैन फेब, अभी तो थोड़ा चलो फिर भी स्टेबल है, एक लेवल पे मेंटेन्ड है। एसआईपी लोगों की बंद होना स्टार्ट हो गई 2 महीने के, दो फॉल में लोग एसआईपी करना बंद कर देते हैं। 2022 में वो रशिया यूक्रेन के वॉर में ऐसा ही हुआ। हाँ, लेकिन फिर भी अब क्या है कि अब स्टॉक मार्केट को इतना गलत नहीं माना जाता। अब जैसे मैं कहीं जाता हूँ तो लोग प्राउड से कहते हैं अच्छा आप स्टॉक मार्केट का काम करते हो, और यही आज से 10 साल पहले हम कहते हैं हम स्टॉक मार्केट, तो थोड़ा सोचते थे कि क्या है, कुछ और नहीं करते हो। सर आपने शादी से पहले स्टॉक मार्केट शुरू करा था, Exactly. तो शादी में प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं नहीं, गुजरात में उसमें थोड़ा मैं लकी रहा। लकी रहा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर किसी को बताओ, किसी लड़की के पेरेंट्स को, कि मैं स्टॉक मार्केट करता हूँ, तो वो तो कहेगी कि एग्जैक्टली क्या करियर है भाई, एग्जैक्टली, ये बेटी का सही हाथ बात देना है। चाहिए, नहीं हाँ, ये देना तो चाहिए। रिस्की करियर है। रिस्की करियर है 100%, तो आप उस मामले में लकी रहे। सर अभी ट्रेडिंग मुझे लगता बहुत बाहर से बहुत चमकदार दिखता है, ऐसा ग्लोइंग स्टार लगता है कि जैसे नए इंसान आते हैं तो सबको लगता है कि ये तो बहुत बड़े, जैसे आपने भी 50,000 से स्टार्ट करा, 3 लाख हो गए। तो कुछ बिगिनर्स लक भी होता है और कुछ फैसिनेटिंग भी लगता है, क्योंकि आसान दिखता है। अभी ट्रेडर बनने में क्या है, 24 घंटे में अकाउंट ओपन हो जाता है, फंड ऐड करने, कल आप ट्रेडर हो गए, टाइटल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर लोग आते हैं, लॉसेस कर देते हैं बड़े बड़े, और कुछ लोग छोटा मोटा लॉस करते हैं, 10-20 हज़ार रुपये का, हार मान लेते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग लगे रहते हैं कि 50,000 का हुआ, 1 लाख का हुआ, 5 लाख का हुआ, 10 लाख का हुआ, और अब उनको प्रॉफिट बनाना तो अलग चीज़ है। अब उनके लिए बस इसलिए ट्रेड कर रहे हैं कि लॉस लॉस रिकवर। रिकवर हो जाए। मैं लोगों से मिलता हूँ जो बोलते हैं भाई मैं हाथ जोड़ दूंगा मार्केट के, बस ये जो 5 लाख रुपए का लॉस है ये मेरा वापस आ जाए। तो सर अगर किसी को बड़ा लॉस हो गया मार्केट के अंदर, तो उसका क्या हो, चले जाना चाहिए? मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ। ये तो 100% चले ही जाना चाहिए। है ना? क्योंकि इसकी तो कोई एंड नहीं है ना। देखो, ये कैसीनो है नहीं, बट वही लोग इसे कैसीनो बना रहे हैं। वो कवर करना 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 के चक्कर में, मैं आप ये 5-10 लाख के लॉस की बात करते हो। मेरे पास अभी एक बंदा आया था बाहर से, गुजरात में ही, गुजरात से ही थे, दूसरी सिटी से, कि भी मेरा लॉस रिकवर करवा दो। मैं कहा कितना हुआ? तो मोबाइल खोल के मुझे ऐप में दिखाया, उसकी ऐप में आप मानो कि कितना लॉस था, 22 करोड़ का। 22 करोड़ रुपए का लॉस? एग्जैक्टली 22 CR। और ये ऑप्शंस? और उसके मोबाइल में मैंने भी इतने बड़े फिगर मतलब कभी नहीं देखे। 22 करोड़ का लॉस, और सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी ऑप्शन। और वो बंदा अभी भी कहता है कि भाई वो सिटी तो छोड़ के मैं अहमदाबाद आ गया हूँ, लेकिन अहमदाबाद आने के बाद भी मैंने 2 करोड़ का लॉस कर दिया। तो मैंने कहा अब और क्या चाहते हो, कितनी सिटी बदलोगे, पर इसको थोड़ी रिकवर कर पाओगे। उन्हें फिर भी सीखने की बात करी तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड फॉर द सेम, बिकॉज अब तो क्या उसका लॉस ही इतना बड़ा होगा, वो सीख कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। हमें भी पता था कि दिस पर्सन, अब उसे छोड़ देने में ही फ़ायदा है, वो इससे सरेंडर हो जाए तो अच्छी चीज़ है, नहीं तो अब तो ये इसके लिए नशा बन गया, एडिक्शन बन गया। मैं काफ़ी लोगों को कहता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट को एडिक्शन बना देते हो तो ये ड्रग से भी डेंजरस है। वो ड्रग्स तो फिर छूट जाए पर ये ना छूटे। अगर आप इसको टाइम पे छोड़ दो तो ऐसे ही कोई लगातार लॉस ही कर रहा है और सीखना नहीं चाहता तो उसे तो 100% छोड़ ही देना चाहिए, बिकॉज फिर तो घर, गाड़ी, बंगला सब बिक जाएगा। बंदा, आप समझो, साइकोलॉजिकली वीक हो जाता है, पागल से हो जाता है, मेंटल हो गया वो बंदा। मेरे सामने बैठे बैठे पता नहीं कौन से वीडियो चला के बैठ गया, क्योंकि उसको 15 मिनट भी पेशेंस नहीं है। उसके दिमाग पे ही वो हो गया कि ही वॉज मेंटली डिस्टर्ब। इतना बड़ा लॉस कर दिया, आप समझो कितना पैसा होगा उसके पास। जो आदमी 22 करोड़ का लॉस कर सकता है, वो ऐसा ही तो नहीं है ना, वो कोई वीडियो गेम तो नहीं खेल रहा था। उसके पास 22 करोड़ होंगे तो लॉस किया होगा, यानी उस 22 करोड़ में उसकी किस लेवल की वैल्यूएशन होगी, किस लेवल का वो आदमी होगा, उसकी फैमिली को अब कितना सफ़र करना पड़ेगा। तो ऐसे 100% कुछ भी ऐसा हो तो छोड़ ही देना चाहिए। सर सुनते रहते हैं स्टॉक मार्केट में कि घर बिक जाता है, गाड़ी बिक जाता है, और मतलब मैंने पर्सनली ऐसा नहीं देखा है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा स्टॉक मार्केट रेयर है, ये हर इंसान नहीं करता है, बहुत कम ही आप लोगों को मिलते हैं। तो सर आप कुछ इंसिडेंट देखा है जहाँ पे आपने, क्योंकि आप 20 साल से हो, तो काफ़ी लोगों को आपने बनते भी देखा होगा और बर्बाद होते भी देखा होगा, तो ऐसा कोई किस्सा? एग्जैक्टली मैं तो कहता हूँ मेरे सीखने के कारण ही वो बर्बाद वाले लोग थे, क्योंकि मुझे पहले इन्हीं से पाला पड़ता था। मैं पहले हमेशा से सिखाता नहीं था ना, पहले मैं एक ब्रोकर था, मैं एक ट्रेडर था,
वो मेरी ट्रेडिंग करता था या किसी क्लाइंट की ट्रेडिंग करता, बट उन क्लाइंट की ट्रेडिंग की गलतियों से मैं एक अच्छा ट्रेडर बना कि भाई ये करता है, इससे पैसे जाते हैं, वो अपने को नहीं करना। मैं सबसे पहले वो लिखता था अपनी नोटबुक और पेन में कि ये किस बात से पैसे गंवा रहा है। सबसे बड़े जो पैसे गंवाने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है ज़िद। इंसान को क्या लगता है कि आज मैं ये लॉस रिकवर कर लूँगा, फिर उसका लॉस और बड़ा होता है तो अगले दिन फिर आता है, फिर वो बहुत नए नए फार्मूले लेके आता है कि आज तो सूरज इधर से उठता है, आज पूनम है, पूनम को तो बाजार बढ़ता ही है, अमावस को टूटता ही है, जनवरी आ गया है, जनवरी आ यही गया। होता है। तो अमावस के दिन वो शॉर्ट सेलिंग करता था, पूर्णिमा के दिन वो बाइंग करता था। तो ऐसा होता नहीं है ना। ये कौन से तरीके होगा? अगर इतना आसान होता तो कोई रोड पे सोता नहीं। मैं सबको कहता हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट को तुम इतना आसान समझ रहे हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यहाँ पर 98% लोग लॉस करते हैं, जबकि लॉस की प्रोबेबिलिटी 50% ही है। ये सुनो, आप कोई भी शेयर बाय करिए, दो ही चीज़ होगी, या तो बढ़ेगा या टूटेगा। फिर ये 98% क्यों गवा रहे हैं? बिकॉज ये 98% उसे सीखना ही नहीं चाहते। ये 98% ये बात ही भूल गए कि हम 20 साल पढ़े थे तब जाके 20,000 की जॉब मिली। हमारे बिजनेस में हम सुबह से रात तक खड़े रहे तब जाके कुछ सेल हुई। बट स्टॉक मार्केट हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि मेरा दोस्त नई बाइक ले आया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये लोगों को सीखना चाहिए। इस पॉडकास्ट से मैं बार बार ये मैसेज मैंने आज 5 बार दिया और यही मैं बार बार देना चाहता हूँ, दैट फर्स्ट लर्न एंड देन थिंक दैट हाउ टू अर्न। मैं लोगों से ये बोलता हूँ कि अगर आप इसलिए स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, इसलिए ट्रेडिंग में आ रहे हो क्योंकि आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या फिर आपका जॉब में मन नहीं लगता है, या फिर आपसे जॉब नहीं हो रही है, तो आपसे स्टॉक मार्केट भी नहीं होगा। एग्जैक्ट। स्टॉक मार्केट में फेलियर लोगों के लिए कोई जगह है ही नहीं। ये बहुत डिसिप्लिन, क्योंकि अब क्या होता है जॉब में, अगर आप एक दिन नहीं गए या फिर आप लेट सो के उठे तो कोई ऐसा आपको पनिशमेंट नहीं मिलती है। यहाँ पे अगर आपने एक दिन भी डिसिप्लिन खो दिया तो आपका पोर्टफोलियो साफ, आपका ट्रेडिंग कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो बहुत डिसिप्लिन वाली जगह है। तो आलसी लोगों की या फिर जो लोग नहीं मेहनत करना चाहते हैं उनकी तो यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है। एंड बहुत सीरियस प्रोफेशन है, इसलिए मैं बोलता हूँ सर, मेरा ये मानना है कि जो इंसान ट्रेडिंग में पैसा कमा लेता है वो इंसान इतना समझदार है, मतलब इतना डिसिप्लिन्ड है कि वो कुछ भी करे तो पैसा बना लेगा। उसका दिमाग इतना तेज़ है, उसका नंबर गेम इतना स्ट्रांग है। मेरे को तो लगता है कि वो ट्रेडिंग से ज़्यादा अगर कुछ धंधा करने आए या फिर बिजनेस करे या कुछ और करे तो बहुत बढ़िया कर ले, तो भी अच्छा कर लेगा। क्योंकि अब ये होता है ना, जैसे बोलते हैं पैसा पैसे को खींचता है। तो जो सक्सेसफुल इंसान है, जो मेहनती इंसान है, वो कुछ भी करेगा, हर जगह मेहनत करके कर जाएगा, क्योंकि मेहनत का ही तो गेम है। एग्जैक्टली। मैं भी सबको यही कहता हूँ, देखो ट्रेडर तो कोई भी बन सकता है। आपने कहा भी ऐप खोल ली है, उसमें अपना अकाउंट खोला, अगले दिन से तुम ट्रेडर बन गए। बट टू बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक सही स्ट्रैटेजी और दूसरा डिसिप्लिन। स्ट्रैटेजी सीखो, डिसिप्लिन अपने आप आएगा। देखो डिसिप्लिन वाला वर्ड भी जो आपने कहा ना, हर आदमी चाहता है मैं डिसिप्लिन रखूँ, कौन नहीं चाहेगा। कोई भी, मैं तो कहूँ कैसीनो में भी जाता है, ताश भी खेलता है, तो पैसे हारने कौन जाता है? ना आप जाओगे, ना मैं जाऊंगा, ना दुनिया में कोई भी जाएगा। ना मुझे ताश आती है, ना आपको आती होगी, लेकिन फिर भी कैसीनो में तो जाते हैं शौक से, हारने थोड़ी जाते हैं। यस और नो। बट वो चीज़ क्या होती है कि उसी दिन ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये ख़त्म नहीं, वहाँ से शुरू होती है कि आज अगर आप पैसे हार गए तो कल वापस आओगे और कल फिर से वही मोबाइल जेब से निकाल के और आप ट्रेडिंग करना शुरू करोगे। तो फर्स्ट लर्न, डिसिप्लिन सब रखना चाहते हैं लेकिन तरीका नहीं होता। तो पहले वो तरीका ही, उस स्ट्रेटजी को ही लर्निंग कहते हैं कि अगर आपके पास तरीका सही है तो हर चीज़ अपने आप होगी। आपने जो कहा जॉब में क्यों गलती नहीं होती हमसे? क्योंकि वहाँ टाइम फिक्स है। आपको 10 बजे जाना है, 1 बजे खाना है, 2 बजे लंच के बाद फिर से काम पे कर बैठना है और 7 बजे घर आना है। ये एक रूटीन है, यही तो है स्ट्रेटजी। तो अब ये स्ट्रेटजी को डेफिनेटली इंसान ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन से फॉलो करता है। तो यहाँ पर भी आपके पास एक सही स्ट्रेटजी होना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, बस वो रोज़ करो। मैं कहता हूँ कोई भी तरीका क्यों ना हो, मेरा हो, किसी का भी हो, एक तरीके को 90 दिन तक करो, अपने आप में डिसिप्लिन आएगा, अपने आप आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव हो जाएगी और अपने आप आपको लगेगा कि हाँ, इससे मैं अब करियर बना सकता हूँ। हम क्या करते हैं, हर दिन एक नए हथियार से आ जाते हैं। कल ये नहीं चला दूसरा लगाते हैं, आज ये वीडियो नहीं चल रहा है, उसके रील देखते हैं, उसका शॉर्ट देखते हैं और वो स्ट्रेटजी लगाते हैं, रोज़ पैसा गंवाते हैं। ये तो होता है, मैंने भी करा है कि चलो अच्छा लॉस हुआ है, अब ये वीकेंड पड़ गया, फ्राइडे बनने, मंडे को अपन ये स्ट्रेटजी लगाएंगे, तो अब 2-3 दिन
दूसरी वीडियो देख रहे हैं, दूसरी स्ट्रेटजी समझ रहे हैं और उससे ट्रेड कर रहे हैं, फिर उससे भी वही हो रहा है, तो ये एक साइकिल तो बन जाती है। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सर मैं आपको बताता हूँ, मैं रिसेंटली गोवा गया था, वहाँ पे कसिनोज हैं, तो मैं एक दिन कसिनो गया एंड वहाँ पे मैं लोगों का माइंडसेट देख रहा हूँ कि क्या होता है, मतलब लोग इलॉजिकल हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, अपने पैसों को लेकर, कि पिछली बार रेड आया था ब्लैक आएगा, उस पर पैसा लगा रहे हैं, मतलब वो नंबर ही है, उसमें भी वो दिमाग यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। मैंने 2 घंटे में लोगों को सामने सामने लाखों रुपए हारते हुए देखा एंड फिर मैं ये हो गया था कि यार लोग कितना ज़्यादा बेवकूफ़ी के साथ अपने पैसों को ट्रीट कर सकते हैं, मतलब आप क्या सोच के 2-3 लाख रुपए कसिनो में लेके आते हो, वो तो लिटरल जुआ है। और वही फिर जब लोग ट्रेडिंग में आते हैं तो वहाँ पे भी बस जुआ है नहीं, हमने बना दिया। बना सर, क्रिकेट की मैं बात करता हूँ, क्रिकेट स्पोर्ट्स है ना, किसी इंसान ने शुरू करा होगा तो उसने तो नहीं सोचा होगा कि ये छक्के पे कोई पैसा लगाएगा, आप लोग लगा रहे हैं, तो लोग हर चीज़ को जुआ बना देते हैं, है ना, फिर बोलते हैं कि ये जगह ही जुए की। और तो अपना जो स्टॉक मार्केट है वो तो बिल्कुल जुआ है ही नहीं। आप किसी कंपनी की वैल्यूएशन पे आप कहाँ पे कोई बिजनेस कर पाओगे? आप थोड़ी आज की तारीख में सोच के रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी बना तो उसका ऑयल काफ़ी बिकता है, तो उसकी कंपनी 20 लाख करोड़ की होगी, राइट और रॉन्ग? तो आज आप और मैं ये सोचे कि अपन भी ऑयल का धंधा कर लें तो वो पॉसिबल नहीं, लेकिन उसके शेयर होल्डर तो बन सकते हैं। ये जब अदानी का तब हुआ था, हिंडनबर्ग के टाइम पे जो केस हुआ था, सारे शेयर्स टूटे थे, तब मुझे उसमें अदानी पोर्ट लाइमलाइट में लगा। मैं भी फंडामेंटल फॉलो करता हूँ। मैंने उस टाइम यही कहा कि रितेश, अपन इस जीवन में पोर्ट तो नहीं बना पाएंगे, बट अगर अदानी पोर्ट अपने को 350 रुपये में मिलता है, इस कंपनी के स्टेक होल्डर तो बन ही सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो शिप्स आएंगे ही, वहाँ तो कार्गो उतरेंगे ही, वहाँ तो माल होगा ही, चाहे हिंडनबर्ग कुछ भी करे लेकिन उसको तो रेंट मिलने ही वाला है। तो ऐसी कंपनी का शेयर होल्डर बनने में क्या प्रॉब्लम है? एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में अदानी पोर्ट में इन्वेस्ट किया। आज वो 1450 चल रहा है विद इन 3 ईयर्स। तो यही तो सीखना चाहिए लोगों को कि ये थोड़ी जुआ है। करेक्ट। अगर आपने एक कैलकुलेशन बेस, एक सिस्टम बेस्ड चीज़ को करी, आपने कहा वो जो रूले का एग्जांपल दिया, ब्लैक आएगा, वाइट आएगा, नंबर आएगा, वो कैसीनो है कि उसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं चलेगी। बट अदानी बोर्ड वाला कहूँ या कोई भी कंपनी को अगर आप डाउन द लाइन 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो तो 100% एक प्रॉपरली फेयरली कैलकुलेटेड थिंग है, उस पर पैसा लगाना ही चाहिए। करेक्ट। भाई कितना हो गया लेंथ? 40-32, मतलब 1 घंटा 10 मिनट है ना, ठीक है सर, लेंथ तो सही होगी। अभी एक लास्ट क्वेश्चन कर देता हूँ। तो सर अगर कोई लास्ट एडवाइस आपको देनी हो, जिसने पूरा यहाँ तक पॉडकास्ट देखा हो, तो आप उसे क्या कुछ 2-3 लाइन में एडवाइस देना चाहेंगे, जिससे उसके मार्केट में, देखिए सर एक क्या बात भी हमें माननी पड़ेगी कि लोग सुनते सबके हैं, करते अपनी मन की है। एक ये तो मैंने भी बहुत ट्राई करा है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ नहीं खरीदने होते पेनी स्टॉक्स तो 5 रुपये में, पर नहीं करनी है ऑप्शन ट्रेडिंग, पर वही करनी है। बट फिर भी सर अगर आपको कोई लास्ट मैसेज हो। यही जो रोचित कहते हैं वो तो नहीं करना चाहिए, ना पेनी स्टॉक खरीदना चाहिए, ना ही अगर नहीं सीखा तो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। देखो ऑप्शन में करना ही चाहिए, ये प्रोडक्ट क्यों बने पहले ये समझना चाहिए। ऑप्शन में कौन कहता है पैसा नहीं बनता है? सबसे ज़्यादा पैसा बनता है अगर आपको ऑप्शन राइटिंग आता है, अगर आपको हेजिंग की स्ट्रैटेजीज आती है। उसमें हम सबको कहते हैं 1 लाख 2 लाख क्या तुम 10 करोड़ लगाओ, 100 करोड़ लगाओ, तुम्हारा पैसा नहीं हिलेगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग में तो पैसा भी हिलेगा और तुम भी हिलोगे। तो ऑप्शन बाइंग काफ़ी रिस्की है, लेकिन ऑप्शन राइटिंग की बात करें जो कि हेज हो, देखो राइटिंग को भी जहाँ पर भी आपने जो कहा ना, अभी अपन कुछ भी कहेंगे लोग उसको अधूरा ही सुन के पूरा कल से अप्लाई कर देंगे। तो मैं बार बार कहते हुए भी रुक जाता हूँ कि नहीं यार इतना मत सुनो, काफ़ी कुछ बाकी है सुनना। राइटिंग का मतलब लोग क्या कहते हैं, हाँ भाई कॉल बेच दो, पुट बेच दो, कॉल बेच दो, पुट बेच दो। लेकिन आपको नहीं पता, एक ही दिन में मैंने देखा है, एक दिन 1 रुपये वाला पुट डॉक्टर रेड्डी का सवेरे सवेरे 500 रुपये हो गया 5 मिनट में। तो अगर आप 1 रुपये वाला पुट सुबह सुबह 10 मिनट में 500 रुपये हो गया, तो ये राइटिंग भी किस लेवल की डेंजरस हो सकती है वो आप समझ जाओ कि 1 रुपये कमाने के लिए अगले को 500 भरने पड़ गए। तो ये सारी चीज़ें इतनी अधूरी नहीं हैं, इसीलिए इसे एक प्रोफेशनली गाइडेड पर्सन से सीखना चाहिए।
मेरा पॉडकास्ट का पहला भी वर्ड यही था, बीच का भी यही था और लास्ट का भी यही होगा कि दैट फर्स्ट इज़ टू लर्न। ये एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज के पॉडकास्ट से कोई सीखना चाहता है तो ये सीखो कि सीखना ज़रूरी है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, स्टॉक मार्केट बहुत बढ़िया चीज़ है। ये कभी भी इससे जुआ या कैसीनो कहने वाले लोग मुझे पसंद नहीं, ये है ही नहीं, क्योंकि ये तो बेस्ट प्रोफेशन बनेगा अगले 10 सालों के लिए। ये जो तीसरी लाइन में कहूँगा ना, यही बेस्ट है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स इंडियन स्टॉक मार्केट विल रॉक। चाहे कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई भी कंट्री हमारे पे कोई भी टैरिफ क्यों ना लगाए, ग्रो तो इंडिया ही करेगा। 100%। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट सर। एंड ओवरऑल समरी यही है कि आप स्टॉक मार्केट बढ़िया जगह है, आप आइए, पर आपको सीखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सिंपल सी बात है कि 2005 से सर ने ज्वाइन करा था, 2005 से 2025 में आज पैसा ट्रांसफ़र करना आसान हो गया है, पर कमाना आज भी उतना ही मुश्किल है जितना शायद 20 साल पहले था, ट्रेडिंग में भी, और फिर चाहे वो आपका बिजनेस हो या फिर जॉब हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक ज़रूर करिएगा इस पॉडकास्ट को और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा।